सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष। अब तक के तो तुमको रट गया होगा एटलीस्ट। तो आज अपन करेंगे भाई इन्वायरमेंटल हेल्थ इस लेक्चर पे। एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ में सबसे ज़्यादा जो लेंदी टॉपिक अगर होता है तो वो है वाटर। ठीक है, पानी जल ही जीवन है, तो उसी पे सबसे ज़्यादा बातें होती है। बाकी सब अपन को ऊपर ऊपर से देखना है। ठीक है, तो अपन ऊपर ऊपर से करेंगे। तो अब ऊपर ऊपर से करना चालू करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे अपन ऊपर ऊपर से करना चालू करेंगे, फिर डेप्थ में जाएंगे, फिर पानी निकाल देंगे। पानी निकाल के बाद जो बचा होगा वो भी कर कुरा के अपन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो एनवायरमेंटल हेल्थ, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रेडिएशन एक्सपोजर, वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट अपन ने कर चुके हैं। ठीक है, ये हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, और बाकी जो वेस्ट है तो ये अपन तो कंप्लीट कर चुके हैं पिछले लेक्चर पे। ठीक है, इस पे इसको हटा दो भाई, इस पे बात नहीं करेंगे अपन। एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? केमिकल्स और कंपाउंड। हाँ, ये जिनको नहीं पता भाई, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे लिंक मिल जाएगी। तो आपको बहुत अफोर्डेबल, लाइक 100 रुपए से भी कम पे, मतलब 99 रुपए पे आपको इजीली ये नोट्स अवेलेबल हैं। आप इसे प्रिंट करा सकते हैं, नहीं तो आप साथ में अपने फ़ोन पे अगर आप पढ़ना प्रेफर करते हैं तो फ़ोन से थ्रू पढ़ सकते हैं, नहीं तो लैपटॉप है, टैब है, जिसके भी थ्रू आप पढ़ना चाहें, नहीं तो प्रिंट करा सकते हैं अगर आपको लगता है फिजिबल तो। ठीक है, इन नोट्स पे लगभग मेजॉरिटी 80% सिलेबस तो वैसे ही कवर है। जो नहीं भी होती हैं वो चीज़ें, तो वो भी मैंने लेक्चर्स के थ्रू करा दी। तो नोट्स प्लस लेक्चर्स, आपका सारा हिसाब किताब भाई प्रॉपर हो जाएगा। पीएसएम के रिगार्डिंग आप इजीली स्मूथली आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको फिर गोल्ड मेडल या उस साइड जाना हो तो आप थोड़ा सा और मतलब फिर तो वही बात है, आप फिर और ज़्यादा पढ़ो, सिंपल सी बात है। ठीक है, पर ये सफिशिएंट है। इसमें आपको चीज़ें सारी की सारी मिल जाएंगे। लेक्चर्स में मैंने बताया कहाँ पे चीज़ अपडेट है, क्या क्या है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स केमिकल्स और कंपाउंड्स दैट लोअर द क्वालिटी ऑफ एयर। ठीक है, वो केमिकल्स है कंपाउंड जो कि अपने क्या बोलते हैं, एयर की क्वालिटी को कम करते हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं इमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर फ्रॉम अ सोर्स। या तो ये पार्टिकुलेट मैटर हो सकते हैं या फिर गैसियस हो सकते हैं। गैस हो सकती है, नहीं तो पार्टिकुलेट मैटर हो सकते हैं जो कि सॉलिड, जैसे कि ट्रक से धुआं निकलता है, वो ब्लैक ब्लैक से आपने धुआं देखा होगा, तो ऑब्वियसली वो पार्टिकल होते हैं उसमें। ठीक है, कार्बन पार्टिकल जो कि आपको दिखते हैं। और गैस में अपने हो सकता है कि भाई जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज तो हो रही है पर अब वो दिख नहीं रही। ठीक है, तो एक क्या हो गया कि जैसे नेचुरल कौन से प्राइमरी पॉल्यूटेंट है डायरेक्टली, वॉल्केनिक इरप्शन और सैंडस्टॉर्म। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक यानी मैन मेड। मैन मेड में इंडस्ट्रियल इमिशन, व्हीकलर इमिशन मतलब व्हीकल से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे सॉट लगानी है भाई को। ठीक है, तो क्या सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एनोन जो कि डीजल के बर्न होने पे निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बायोमास फ्यूल बर्निंग। और कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग भी आपने आई थिंक एफएमटी में पढ़ी ही होगी। फिर पार्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं, सॉइल, डस्ट और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो कि वही ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में बता रहा था ना, जैसे ट्रक व्रक से अपना ऐसे काले काले से एकदम धुआं निकलता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है? फॉर्म्ड इन द एयर बाय फिजिकल और केमिकल कॉम्बिनेशंस और इंटरेक्शंस ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। या तो भाई ये फिजिकल या केमिकल कॉम्बिनेशन जो एयर पे, अब जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं ना वो अगर रिलीज हो गए, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स अपने आप में भाई अनस्टेबल भी होते हैं, तो वो इंटरेक्ट कर लेंगे। नहीं तो क्योंकि भाई एटमॉस्फेयर में अब मान लो वहां पे एनवायरनमेंट काफी ज्यादा हीट, मतलब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हाई है, तो वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट टूट गया। एंड अब जैसे ही वो टूटा तो कोई एक और अनस्टेबल पार्टिकल था वो उसके साथ जाके मिल गया, तो एक अपना सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फॉर्म हो गया। तो ये होता है कि भाई फॉर्म्ड इन द एयर बाय फिजिकल और केमिकल कॉम्बिनेशन और इंटरेक्शंस ऑफ फर्स्ट प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, इंटरेक्शन के थ्रू भी बन सकता है। तो ओजोन एक एग्जांपल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये मैंने नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ये सब तुमने केमिस्ट्री में ना पढ़ा होगा अपने जब नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे भी। ठीक है, तो इतना एकदम बहुत हवा मतलब बहुत ही अपन बहुत अलग लेवल की बात नहीं कर रहे, अपन वही बेसिक सी बात कर रहे हैं। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग तो स्मोक प्लस फॉग, दिल्ली वाले बहुत अच्छे जान जाएंगे। स्मोक प्लस फॉग तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स दैट कॉज द एयर टू टर्न येलो और ब्राउन। कभी कभी होता है ना एयर येलो और ब्राउन जैसी दिख रही है, तो वो उसमें क्या होता है, स्मॉग होता है। वो स्मोक और फॉग का मिक्सचर हो जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मिल जाते हैं। इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, इंडिकेट कि भाई कैसे है अपन को पता चल रहा है एयर पॉल्यूटेड है कि नहीं, तो सबसे बेस्ट केमिकल इंडिकेटर होता है सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड है प्रेजेंट है तो आप समझ जाओ कि आपकी एयर पॉल्यूट हो चुकी है।
अदर क्या होते हैं, सॉइलिंग इंडेक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ हेज करके आता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर आता है, ये सब भी अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। एक PM10 क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर जो कि 10 माइक्रोन से कम, या तो 10 माइक्रोन उससे कम इन डायमीटर, वो अपने लंग्स पे घुस जाता है। लंग्स पे घुसेगा तो भाई वो अपने बॉडी पे भी आ गया, बॉडी पे आ गया एक तरह से, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करेगा। कैसे? बाय जनरेटिंग फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल जीनोबायोटिक्स वाला चैप्टर हो जाता है बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसने बायोकेमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी पढ़ी होगी फ्री रेडिकल्स के बारे में उसको पता होगा। फ्री रेडिकल्स यानी कि अनस्टेबल आयन से अनस्टेबल, जैसे कि मान लो तुमने क्या बोलते और सुपर ऑक्साइड सुना होगा, तो ये सब अनस्टेबल होते हैं। जैसे मतलब अनस्टेबल इन द सेंस, फ्री रेडिकल क्या है कि भाई आपने एक कंप्लीट एटम था उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दी तो वो अनस्टेबल हो गया है ना, तो अब वो भटक रहा है तलाश में, तो वो डैमेज भी कर देता है चीजों को। फ्री रेडिकल्स का कंसेप्ट ही होता है, ठीक है, वेग भाषा में। बहुत इसके टेक्निकल डेफिनेशन तो आपको बायोकेमिस्ट्री में मिल ही जाएगी। फिर एक PM2.5, ये क्या, पार्टिकुलेट मैटर जो कि 2.5 माइक्रोन के डायमीटर का होता है। तो ये हैम्पर करता है ऑटोनोमिक नर्व रिफ्लेक्सेस को, इतना छोटा जो कि आपके नर्व तक के, नर्व में अंदर जाके आपके ऑटोनोमिक नर्व रिफ्लेक्सेस को भी कम कर सकता है और कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज कॉज कराएगा, कार्डियक एरिथमिया कॉज करा सकता है, ठीक है। कार्डियक एरिथमिया कितनी बड़ी बात हो जाती है, एयर पॉल्यूशन बहुत ही दिक्कत वाली चीज होती है अपने आप में। एक मिनट, ठीक है। फिर बेस्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर, भाई ये तो तुमको सुना ही होगा, बायोलॉजी पढ़ के आए तो लाइकेंस, ठीक है। लाइकेंस जहां उग रहे हैं वो जगह ठीक है, लाइकेंस जहां मर गए तो समझ जाओ भाई एयर पॉल्यूट हो चुकी है। मेजरिंग एयर पॉल्यूशन कैसे मेजर करते हैं अपन, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हाँ, अब जैसे वो AQI और ये सब सुना है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इतना था। दिल्ली वाले काफी ज्यादा रिलेट कर पाते हैं कि जिनका AQI 1000 हो गया, AQI 500 है, मतलब सांस, मतलब आप एकदम हवा, मतलब ब्रीदेबल तक के नहीं, इतना पॉल्यूशन है, इतना पॉल्यूशन हो चुका है उस एरिया पे। ट्रांसफॉर्म वेटेड वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल एयर पॉल्यूट, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे SO2, अलग अलग जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का कुछ कंटेंट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिली होगी उस एयर पे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसमें कहीं ना कहीं एक मिक्सचर होगा। तो उस मिक्सचर को आप अलग अलग आप ऐसे बताओगे कि आज में SO2 इतना है, NO इतना है, CO इतना है, इतना अपन ब्रेक डाउन नहीं करते। तो एक इंडेक्स बना लिया गया जिसमें अपन क्या करते हैं कि इन सब को, ये जितने भी चीजें ना, जैसे पार्टिकुलेट मैटर 10, 2.5 माइक्रोन का पार्टिकुलेट मैटर, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लेड, ये सब क्या होते हैं, ये 8 पैरामीटर्स एक तरह से कंबाइन होते हैं एंड फिर इसका एक सिंगल नंबर निकलता है, ठीक है। ये जो सिंगल नंबर होगा ये बताएगा कि भाई, जैसे ये कैटेगरीज होती है, एक अपन इन सब इतने सारे पैरामीटर्स को अपन कंबाइन करके एक सिंगल नंबर पे लेकर जाते, पता नहीं मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं ये लोग। हम ठीक दिख रहा हूँ, हाँ, क्या खोल दिया, एक सेकंड, अरे हाँ। तो गुड, जैसे कैटेगरीज होती हैं, गुड कैटेगरी किसमें आएगा, 0 to 50 की वैल्यू है, सेटिस्फैक्टरी 51 to 100, मॉडरेटली पॉल्यूटेड 101 to 200, पुअर एयर क्वालिटी है 201 से 300 अगर AQI पहुंच गया, वेरी पुअर 301 से 400, सीवियरली पॉल्यूटेड एयर जो कि मतलब सांस लोगे और मतलब एक तरह से आप एक बार में कितनी सिगरेट का धुआं अंदर ले रहे हो, तो वो मोर देन 400। तो ये था एयर पोल्यूशन का हिसाब किताब। अब बात करते हैं अपन ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग पे क्या, इन अ फिनोमेना कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ नियर सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी एंड नेचुरल एक्टिविटी लीडिंग टू कैटास्ट्रोफिक लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज। इसमें ग्लोबल वार्मिंग का अपन बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है कि अपना अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर होता है, जैसे पोल्स है, पोल्स ठंडे होंगे और अपना जो ट्रॉपिकल एरिया है वो गर्म होगा। अब मान लो आज से 200 साल पहले अपना ट्रॉपिकल एरिया का एवरेज टेम्परेचर तो जैसे 33 डिग्री सेल्सियस चलता था फॉर एग्जांपल, और पोल्स में वहीं पे -20 डिग्री था, ठीक है, -20 डिग्री चल रहा था। अब 200 साल में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी बढ़ गई, आपके व्हीकल एमिशन करने लगे, इंडस्ट्रीज से आपका जो क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज बढ़ते चले गई, तो हीट जो है ना, अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ गया, जो कि ग्रीन हाउस गैसेज होती है ना, आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस गैस में क्या आता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी एक दो सल्फर डाइऑक्साइड ये भी था शायद। हाँ, तो अब ये क्या होते हैं, ये एटमॉस्फेयर में एक चादर की तरह होता है, एटमॉस्फेयर एक चादर है, ठीक है। अगर मान लो एटमॉस्फेयर नहीं होता, एटमॉस्फेयर अगर नहीं होगा तो आपकी अर्थ और मून एक जैसे ही हाल हो जाएंगे। मून पे क्या है, जैसे एटमॉस्फेयर नहीं है ना, तो आपको जो बोलते हैं ना एकदम ऐसा
जम जाओगे, जम क्या जाओगे आप, पता भी नहीं चलेगा भाई। आप सांस, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा एक तरह से, आप समझ जाओ। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एक चादर की तरह है। तो अब चादर में होता क्या है कि अब जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये जो गैसेज रिलीज हुई, अब ये बाहर उस चादर से बाहर नहीं जा पाएंगी, स्पेस पे तो जा नहीं सकती। तो अब क्या होता है कि अब ये यहाँ पे अंदर ही एक्यूमुलेट होने लगती हैं। अब जैसे कि सन है, सन से लाइट आई, तो अब लाइट क्या होगी, अब ये गैसेस ना एक तरह से क्या, एक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करती हैं। तो ये एब्जॉर्ब करके रखेंगे उसकी, सनलाइट से जो एनर्जी आएगी ना, जो टेम्परेचर राइज होगा वो उसको एब्जॉर्ब करके रखती है। तो अब ये गैस गर्म हो गई, तो ये जो गर्म गैस हो गई, तो अब ये क्या हो गया, अब ये चादर से बाहर नहीं जा सकती, उस ग्लोब के अंदर ही रहेंगी, एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहेंगी। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होने लगता है। अब धीरे धीरे राइज क्या होगा हिसाब किताब की, अपना एवरेज टेम्परेचर की बात चल रही कि भाई जैसे अपन अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर मान रहे हैं 16 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होगा, एवरेज कैसे निकालते हैं, मैथ्स लगाओगे तो भाई पोल के 0 डिग्री भी काउंट होंगे, और अपने ट्रॉपिक के अलग अलग एरियाज भी काउंट होंगे, टेम्परेट एरियाज, ट्रॉपिकल एरिया सारे काउंट होंगे। अब अगर आपका मान लो 0.5 डिग्री सेल्सियस आपका रेज आ गया एवरेज टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार आपके ट्रॉपिकल एरिया पे भी गर्मी बढ़ी है, ठीक है। साथ साथ आपके जो पोल्स हैं, पोल्स में भी कुछ अमाउंट ऑफ गर्मी बढ़ी है, कुछ अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ा है। अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है, पोल्स में क्या है, आइस है, ठीक है, पोलर एरिया में आइस है। अब वो आइस पिघलेगी, आइस पिघलेगी तो सी लेवल राइज होते हैं, सी लेवल राइज होते हैं तो भाई जो आप देखते हो ना, फ्लड आ रहे हैं, इतने स्टॉर्म्स आते हैं, जो शहर डूबने का, कुछ लोग कहते हैं जैसे मुंबई 2050 या 2070 तक के डूब जाएगा कुछ हिस्सा, ऐसा ऐसा। तो वो क्या होता है कि ये मतलब क्या होता है कि लैंड मास है वो डूबने लग जाता है, पानी बढ़ते चले गया। ऐसा कहते हैं ना कि भाई प्रलय पे जल पे ही समा जाती धरती, तो वही बात है। तो ऐसा हुआ है, पहले भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आपने देखे हैं। ऐसा होता है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये होती रहती है कि एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ा फिर पानी पूरी धरती मतलब पानी में समा जाती है, एंड टेम्परेचर फिर धीरे धीरे कूल डाउन होता है, एंड फिर से लैंड जो है, लैंड मास वो ऊपर आ जाता है। तो ये चलता रहता है, लेकिन ये बहुत ही हजारों सालों तक का एक प्रोसेस होती है। अब ये मतलब कुछ 100 300 400 साल में आ गया, पहले मतलब हजारों लाखों साल लग रहे थे, तो अब ये अपना, अगर मान लो पहले 5,000 साल 7,000 साल लगते थे, अब ये भाई 100 200 साल या 400 साल 500 साल में ये चीज होने लगी है। क्यों? क्योंकि भाई आप एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी ज्यादा, क्या कह सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी में भाई हर दिन तो वो नहीं हो रहा, हर दिन तो वॉल्केनो इरप्शन नहीं हो रहा है, हर दिन तो एकदम ऐसा नहीं कि बहुत ही अति में टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है आपके मतलब अर्थ का। तो यही ये पूरा ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट आई थिंक समझ में आ गया हो, है ना। एकदम बहुत ही बेसिक, एकदम बच्चे लेवल पे ट्राई किया है समझाने का। अगर नहीं भी आया हो तो कुछ नहीं, बता देना कमेंट सेक्शन पे, बताने का एक और बार ट्राई कर दूंगा, ठीक है। तो ये मतलब बेसिक बेसिक यही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अपना ग्लोबल वार्मिंग होती है। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जैसे CFC हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब भी। फिर नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड और वाटर वेपर, ये सब मेजर कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। खासकर मेजर कंट्रीब्यूटर कौन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर तो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं किसके, ग्लोबल वार्मिंग के, समझे। तो प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, एक तो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये तुमने 12th में पढ़ के आया है। 1987 पे एक बैठक हुई थी जिसमें सक्सेसफुल रिडक्शन, इसमें पूरे जितने भी लीडर्स और सब पूरी कंट्रीज ने बात की कि भाई सक्सेसफुल रिडक्शन ऑफ यूज एंड एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जैसे खासकर CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम जितना हो सकता है उतना, उसका मतलब क्या कहते हैं, रिडक्शन करते जाएंगे और उसके बेटर अल्टरनेटिव्स खोजेंगे, एंड फिर उसको बंद कर देंगे। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जितने भी हैं वो धीरे धीरे कम होते चालू हुए, और अब देखा जाए तो थोड़े कम हो गए पर अभी भी हैं, ताकि ओजोन लेयर हील हो पाए। फिर क्योटो प्रोटोकॉल, एक क्योटो प्रोटोकॉल बैठा था 1997 पे, ये 87 पे मॉन्ट्रियल, उसके 10 साल बाद क्योटो में बुलाया गया क्योटो प्रोटोकॉल। उसमें क्या हुआ, कटिंग एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कि भाई अपन कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब जितना कम हो सकता है इसका कम एमिशन हो पाए
वही करें। अब अभी शायद रिसेंट में एक कंसेप्ट चल रहा है, कार्बन, एक एक कंसेप्ट है, मेरे को भी कंसेप्ट ध्यान नहीं आ रहा, कार्बन लोन या कुछ ऐसा, कार्बन डेप्ट के बारे में कुछ चलता है, एक टर्म है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो अब उसमें ऐसा है कि आपकी, जैसे आपकी कंट्री अगर इतना कार्बन इमिट कर रही है एनवायरनमेंट पे, तो आपको उसका कुछ टैक्स वैक्स ऐसा कुछ देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। और नहीं तो आप पेड़ लगा सकते हो, ऐसा हिसाब किताब लगा करा गया है, और मतलब ये चल रहा है। तो कुछ कंपनी जैसे करती भी हैं कि पेड़ वेड़ लगाने पे ज्यादा फोकस करती हैं। और हाँ, एक और चीज, जैसे तुमने अभी रिसेंट में ना एक चल रहा है झारखंड में, नहीं झारखंड नहीं, बिहार में, बिहार में एक एरिया है जहाँ पे अब ऑब्वियसली पेड़ काटे जाएंगे उस एरिया के, ताकि वहां पे एक इलेक्ट्रिक प्लांट सेट किया जा सके। अडानी की तरफ का ये प्रोजेक्ट है, अडानी को ये प्रोजेक्ट मिला है। और इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ना लीज लीज में देती है। कोई भी आप जो इंडस्ट्रीज देखते हैं ना, या तो पूरी पूरी प्राइवेटली ओन्ड होती है, नहीं तो गवर्नमेंट लीज पे देती है। अब लीज क्या होता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीरियड होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ इससे, लेकिन अब तुमको तुम्हारी जनरल नॉलेज थोड़ी सी बढ़ जाए, नहीं तो तुम मतलब गंवार डॉक्टर मत बनो, ठीक है। गंवार इंसान नहीं बनना चाहिए। तो तुमको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि होता क्या है। लीज होता है कि भाई मैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि अपन को एक एरिया है, जैसे बिहार है ना, बिहार पे डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है, ठीक है। अब डेवलपमेंट की जरूरत, अब कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री वहां पे पूरे पैसे लगाए खुद के, ऑब्वियसली खुद के पैसे लगा दे, और उसके बाद वो इंडस्ट्री सेट करे, और पता चला कि भाई आपने इंडस्ट्री के लिए जो लोहा लगा था वही चोरी हो गया। बिहार में तो काफी चल रहा है अभी। तो ऐसा तो आप चाहोगे नहीं। तो एक लीज होता है, लीज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पे गवर्नमेंट ऑफर करती है कि भाई हम आपको आपसे हम जमीन, आप जमीन मत खरीदो, हम आपको जमीन प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही कम दामों में, पर यहाँ पे आपको एक इंडस्ट्री या ऐसा कुछ जो भी है वो सेट करना है, ठीक है। एंड वो इंडस्ट्री सेट होगी तो आपको ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट भी मिलेगा, एंड आपको जो भी चीजें हैं वो पे करनी पड़ेंगी, कुछ अमाउंट ऑफ टैक्सेस कम रहेंगे पर करने पड़ेंगे। और इससे फायदा क्या होता है, सबको लगता है कि इससे ना वो जो कंपनी वाला है उसको फायदा होता है, तो आप वहीं पे आप भी चूतिए की लाइन पे आ जाते हैं। होता ये है कि जब आप एक कंपनी इतना एक मेगा प्रोजेक्ट सेट करते हैं, जैसे कि इतना बड़ा अगर एक इलेक्ट्रिक प्लांट सेट होता है, तो ऑब्वियसली अब इससे जॉब्स क्रिएट होंगी। जॉब्स क्रिएट होंगी तो ऑब्वियसली, क्योंकि जॉब्स तो चाहिए ना लोगों को, तो अब वहां के जो लोकल जो लोग हैं उनको जॉब्स प्रोवाइड होगी, ठीक है। वो वहां पे जाके काम करेंगे, जैसे थर्मल प्लांट है, ये सब है, थर्मल प्लांट में जाके वो जॉब्स मतलब जॉब करेंगे वहां पे, तो कुछ अमाउंट ऑफ पैसा मिलेगा। अब इलेक्ट्रिक प्लांट है, इलेक्ट्रिक प्लांट से क्या होगा कि भाई जो वहां पे छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज हैं, एक मिनट, तो जो छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज है ना, वो इंडस्ट्रीज भी ग्रो होंगी, जो स्मॉल हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी ग्रो होने लगती हैं। अब इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगा, एंड इस तरह से एक साइकिल चलती है। एंड इस पे ये होता है कि भाई अगर मान लो वो व्यक्ति अगर मतलब वो कंपनी अगर सक्सेसफुल नहीं हुई ना, तो उनको फिर उनका लॉस भी होता है। ये भी देख लो कि अगर भाई आपका प्लांट नहीं चला या आपका जो प्लान है वो नहीं चल रहा है, तो ठीक है लीज का बच गए, पर आपने पूरा आप सेटअप भी तो जमा रहे हो। एक प्लांट अगर आप जमाते हो तो आप ऐसा जमाओगे ना कि भाई वो कभी खराब ना हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे। आप ऐसा थोड़ी ना कि चलो भाई बोरे बिस्तर लेके वापस चलो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। भाई ऐसे टाटा की एक कहानी है कि वेस्ट बंगाल पे उनको जमीन नहीं मिली थी, तो गुजरात में उनको ऑफर किया गया कि आप गुजरात में अपना प्लांट सेट कर लीजिए, और गुजरात पे फिर एम्प्लॉयमेंट और बहुत सारी चीजें जनरेट हुई। तो ऐसा ना चेंज होती हैं। तो ये गंवारों वाली बातें मत कीजिएगा कि भाई सिर्फ ऐसा, मतलब पेड़ का नो वंडर, मतलब अपन कहते हैं कि पेड़ों का क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग को लगता है कि भाई पेड़ पेड़ क्या बोलते हैं कि भाई पेड़ काटे जा रहे, पेड़ काटे जा रहे, ये रोना गोना बहुत चलेगा सोशल मीडिया पे ना, यही चीज होती है सोशल मीडिया पे, इसलिए चूतिया नहीं बनना चाहिए। देखो, एक लॉ ये है इंडिया का कि भाई अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो आपको 3 पेड़ और लगाने पड़ेंगे, कंपनीज को ये फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, पहली चीज। अब बात यह है कि अगर बंदा, अब वही बात है कि आप जिस घर पे हो, ठीक है, आप जिस मेडिकल कॉलेज पे पढ़ रहे हो, वहां पे भी पहले कभी पेड़ था, वो भी काटे गए हैं, ठीक है। तो अब आपके ऊपर बनता है ना, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी कुछ पेड़ लगाओ। तो ये चीज होती है भाई, ये चीज समझो कि मतलब जैसे कुछ मतलब इस सोशल मीडिया के ना इस छलावे में मत आओ कि एकदम से कि पेड़ 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 काट रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हार्म हो रहा है तो अपन को फिर बेनिफिट भी देखना पड़ता है। ऐसा एडवांटेज डिसएडवांटेज का पूरा हिसाब किताब चलता है। अभी आई थिंक एक
एक कोई समिट हो रही है शायद ब्राजील पे एक हाईवे बना रहे हैं, कि वहां पे वो हाईवे में उस एरिया पे जितने पेड़ थे उसको हटाया गया है, काट दिया गया, ताकि वहां पे हाईवे बन सके। और वो बैठक किस लिए है ग्लोबली, कि आई थिंक ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ वो हो रही है, मतलब समिट हो रही है। ये भी होता है। तो ऑब्वियसली अगर आपने पेड़ काटे तो फिर आपको उतने पेड़ उगाने भी पड़ेंगे। हाँ, आई थिंक आप थोड़ा सा समझे होगे कि एक्चुअली में चीज़ें चलती कैसे हैं। थोड़ा सा रियल लाइफ नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे अरे बस फ्री में मिल गया, ये सब सोशल मीडिया में बहुत चलता रहता है, तो बताना ज़रूरी है। नॉइज पॉल्यूशन की बात करते हैं। नॉइज पॉल्यूशन में क्या होता है, परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट कितनी है नॉइज की, 90 डेसिबल्स तक की। तो कितना, 20 मिनट, है ना। परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट कितनी है, 90 डेसिबल तक की है बस। ठीक है। फिर कितना, मतलब अपन ड्यूरेशन के हिसाब से, तो अगर 8 घंटे तक के आप मतलब नॉइज अगर कितने लेवल, कितना साउंड लेवल पे कितने ड्यूरेशन ऑफ डे पर डे परमिसिबल है, कि ठीक है इतना सह लेंगे अपन 8 घंटे। अरे चुप तो रहो। 8 घंटे पर डे के हिसाब से अगर 90 डेसिबल चल रहा है कहीं पे कोई गाना, और 8 घंटे तक के आप सह सकते हैं। 92 डेसिबल है तो 6 घंटे, 95 डेसिबल है तो 4 घंटे, 100 डेसिबल तो 2 घंटे, 105 है तो 1 घंटे, उससे ऊपर नहीं। एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉइज कितना कितना है, रेसिडेंशियल्स में जैसे बेडरूम्स हो गए 25 डेसिबल, लिविंग रूम पे 40 डेसिबल, कमर्शियल ऑफिस में 35 से 45, तो इतना याद नहीं भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल वार्ड्स में 20 से 35 डेसिबल तक का साउंड एक्सेप्टेबल रहता है नॉइस। ठीक है, तो अपन को मोटा मोटा परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट जो कि मेन तो ये पता रहनी चाहिए, 90 डेसिबल, इसके आसपास का खेल है। फिर बाकी का जो हिसाब किताब है वो आप बता सकते हैं कि भाई इसको अब इस पे ना थोड़ा सा ये पूछ लेते हैं कि प्रिवेंशन कैसे करते हैं, तो अपन वो ईयर मफ्स पहन लेते हैं, पेड़ उगा लो, हाँ साउंड प्रूफिंग कर लो। तो ये सब जो जनरल चीज है ना, ये इस पे इन नोट्स पे उतना मैंने नहीं लिखा है, एक्चुअली लिखा है भी नहीं गया था जिस टीचर ने। तो इतना तो कॉमन सेंस भाई आप मतलब कोई भी सोचता है कि इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए एक्चुअली में। रेडिएशन की बात करते हैं, रेडिएशन कौन सी होती है, नेचुरल होती है, मैनमेड होती है। नेचुरल में अपने कॉस्मिक, टेरेस्ट्रियल, इंटरनल रेडिएशन। मैनमेड में आती है अपनी जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक में कौन कौन सी, टी टबैको की कौन सी रेडिएशन आ रही है, एक सेकंड, इसका कुछ बताया था मेरे को एकदम ध्यान नहीं, तो इसको स्किप कर दे। टीवी, ठीक है, मेडिकल एक्सरे, स्मोक डिटेक्टर्स, न्यूक्लियर मेडिसिन, मेजर आइसोटोप्स हो गए, आयोडीन 131, टेक्नीशियम 99, हाँ सीजियम 137। और ऑक्यूपेशनली एक्सपोज रेडिएशन कौन कौन से, रेडियोग्राफी, एक्सरे टेक्निक्स। तो एक्सरे वाले जो होते हैं ना वो एक्सपोज होते रहते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट वालों को एक हमेशा रिस्क रहता है, और कुछ अमाउंट पे वो एक्सपोज भी होते हैं उस रेडिएशन से। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नीशियंस, कोबाल्ट 60, सीजियम 137 जो हैंडल कर रहे हैं वो सब। एनुअल रेडिएशन लिमिट कितनी है, होल बॉडी की है 5 रेम्स या फिर 5 रेडॉन पर पर्सन पर ईयर। प्रेग्नेंट 0.5 रेडॉन पर पर्सन पर ईयर। प्रेग्नेंट फीमेल भाई हमेशा से बहुत ही वल्नरेबल होती है। आदमी तो बहन जो, आदमी को तो 10 गुना दे दो तुम, चमड़ी मोटी चमड़ी है। थिकनेस ऑफ लेड एप्रन्स टू प्रिवेंट रेडिएशन एक्सपोजर, कितना जो एक लेड एप्रन होते हैं ना अपने जैसे ब्लॉक्स होते हैं, तो कितनी थिकनेस होनी चाहिए मिनिमम उन लेड एप्रन्स की, तो होती है मोर देन 0.5 मिलीमीटर। मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ किसी लेक्चर पे, अभी बता देता हूँ कि भाई अगर तुम में से किसी ने एचबीओ की चर्नोबल सीरीज नहीं देखी है तो भाई तुमसे बड़ा मतलब तुम कैसे मिस कर सकते हो यार ये चीज, तुमको देखनी चाहिए चर्नोबल सीरीज। तो भाई हर किसी को एक ना एक बार तो देखनी चाहिए, और जिसको साइंस में हल्का सा भी इंटरेस्ट है, साइंस वाला व्यक्ति, उसको तो देखनी चाहिए भाई। तुमको पता चलेगा रेडिएशन का क्या कहर बरसता है। चर्नोबल की भाई वो मिनी सीरीज है, एंड इट्स वर्थ इट, इट वॉज टोटली वर्थ इट। मतलब उसकी रेटिंग भाई जस्टिफाइड है, 10 आउट ऑफ 10 भी अगर दे दो ना वो भी कम है भाई। इतनी शानदार सीरीज है, छोटी सीरीज है, आई थिंक 6 एपिसोड या 8 एपिसोड है, एक एक घंटे के कुछ 45-45 मिनट का, एंड इट्स टोटली वर्थ इट। उसमें पता चलेगा आदमी भी, इंसान के एक चौथियापे की वजह से कितनी चीजें खराब हो जाती हैं। बहुत शानदार एग्जांपल चर्नोबिल। मतलब जो तुमको मेडिकल जो चीज है ना, रेडिएशन रेडिएशन की, वो भी तुमको पता चलेगी, तुम भाई फैसिनेट हो जाओगे। तो ये तुमको समझने में बहुत मदद करेगा। टोटल नेचुरल रेडिएशन रिसीव्ड बाय ह्यूमंस 1 रेडॉन पर पर्सन पर ईयर, इतना एक ह्यूमन एक रिसीव कर लेता है परमिसिबल लिमिट से। एक आदमी की बात करें तो काफी कम है। ये अपन का
ठीक है, चर्नोबिल ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं तो जैसे रेडियो न्यूक्लियर एक्सीडेंट एट साइट ऑफ चर्नोबिल ऑन 26 अप्रैल 1986 पे एक धमाका होता है, रेडियो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, और जो कि आज तक का सबसे ग्रूसम का सबसे, और मतलब बहुत ही अलग लेवल का चर्नोबिल का जो इंसिडेंट है वो है। तो वो पता करो भाई, तुम जब तक पता नहीं करोगे ना तब तक तुमको मजा नहीं आएगा इसके बारे में बात करने में। रेडिएशन एक्सपोजर ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ सीजियम, आयोडीन एंड स्ट्रोंशियम, तो इसका एक्सपोजर हो गया था। कोर फट गया था भाई, न्यूक्लियर कोर फट गया था उसमें। कोर कैसे फटा, जबकि कोर फट नहीं सकता, मतलब कोर ब्लास्ट नहीं हो सकता उस टाइम की जो मतलब वही है उसमें कि भाई कोर ब्लास्ट कैसे हुआ, जबकि वो हो नहीं सकता। वो आप जब देखोगे भाई आपके मतलब आप उस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते। भी मैं काफी एंथुजियास्टिकली बता रहा हूँ क्योंकि भाई वो अपने आप में, पर अगर आपके आपके आंखों के सामने ऐसी चीज हो गई ना कभी, समझ जाओ भाई आपकी जो डेथ होनी है वो तो तय है। अब अच्छी डेथ हो रही है कि बहुत बुरी, वो डिपेंड करता है, दर्दनाक भी हो सकती है और बहुत क्विकली भी हो सकती है। देखो भाई उस चीज को देखो। वेस्ट डिस्पोजल की बात करते हैं तो वेस्ट डिस्पोजल में आता है रिफ्यूज। रिफ्यूज, हाँ ये टर्म बता देता हूँ। रिफ्यूज क्या होता है, सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्री, स्ट्रीट एंड लिविंग रूम्स। तो ये रिफ्यूज हो गया। गार्बेज किसको बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट जो कि किचन से निकल रहा है उसे गार्बेज बोलते हैं। जैसे कि अपने फल की सब्जी हो, वो क्या बोलते, फल की सब्जी के छिलके हो गए, फल के छिलके हो गए, ये सबके है ना। हाँ, फिर सीवेज क्या होता है, सीवेज होता है लिक्विड वेस्ट कंटेनिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा, जिसमें आदमी की टट्टी हो वो सीवेज हो गया। और सलेज क्या होता है, सिलेज या सलेज, हाँ जिसमें भाई विदाउट ह्यूमन एक्सक्रीटा हो तो वो सलेज हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज असेस्ड बाय विच इंडिकेटर, तो सबसे पहले अपन इंडिकेटर होता है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि बेस्ट इंडिकेटर है। बाकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और सस्पेंडेड। बीओडी का डेफिनेशन तो भाई तुमको 12th में भी तुमने देखी है, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन नीडेड, ठीक है, या डिमांड, ठीक है, कितना ऑक्सीजन नीड है एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल एट सर्टेन टेम्परेचर ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब ऐसे समझो एक वाटर सैंपल अपने पास 1 लीटर का, 1 लीटर में अपन ने मिला दिया ऑर्गेनिक मैटर। क्या हो गया कि भाई अपन ने पत्तियां मिला दी, मैं टट्टी फुला, ठीक है पत्तियां बोल देते हैं अपन, पत्ती अपन ने ली, ऑर्गेनिक मैटर है वो भी। उन पत्तियों को अपन ने चूरा करो मिला दिया उसमें पानी में। अब मान दो उस 4 पत्तियों को, मतलब 4 ग्राम पत्तियों को ब्रेक डाउन तोड़ने के लिए जो बैक्टीरिया हैं उनको कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मैं ग्राम्स में ले रहा हूँ, जबकि ऑब्वियसली उसकी वैल्यू थोड़ी अलग होगी। अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि अब उसके लिए 40 ग्राम उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ताकि वो एरोबिक बैक्टीरिया उसको तोड़ सके, उस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ पाए एट अ गिवन सैंपल एट अ सर्टेन टेम्परेचर ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। कि भाई एक दिन पे इतना इतना टूटेगा, इतना इतना, तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। स्ट्रॉन्ग सीवेज का बीओडी कितना होता है, मोर देन 300। इसकी यूनिट अगर देख लेना एक बार, बाकी इतना यूनिट का नहीं पूछता अभी। बाप रे बाप, 11:30 होने को आ रहा है। लाइट की बात करते हैं तो लाइट वाइट का भाई इतना कुछ है नहीं, मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ। डे लाइट फैक्टर फॉर किचन मोर देन 10%, लिविंग रूम पे 8% से ज्यादा लाइट आनी ही चाहिए, डे लाइट। कंपेरिजन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनसाइड द हाउस कंपेयर टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज एक्चुअली प्रेजेंट आउटसाइड द हाउस, ठीक है। इंटेंसिटी से अपन मेजर कर रहे हैं, ये चीज इंटेंसिटी की बात हो रही है। फिर मिनिमम इल्यूमिनेशन फॉर सेटिस्फैक्टरी विजन 15 to 20 फुट कैंडल्स। ये कैंडल्स एक यूनिट होती है जो कि इल्यूमिनेशन पे अपन देखते हैं। तो फिजिक्स और अपना यूनिट एंड डायमेंशन तो नहीं भी करोगे ओके कोई बात नहीं, बस पता होना चाहिए एटलीस्ट इतना तो, 15 से 20 फुट कैंडल्स। बाकी BMW अपन ने कर चुका है तो इस पे अपन टाइम नहीं लेंगे। ये लो कैटेगरी हो गई है, पीली, लाल, ठीक है, ब्लू। भूले तो नहीं हो ना, भूल गए हो तो भाई बहुत ही चूतिया आदमी हो जाओगे। हाँ एक चीज, एम्प्टी ब्लड बैग्स को कहाँ डाल रहे थे, मैं पिछली बार बताया था, येलो में डालेंगे एज दे कंटेन ब्लड, जो कि इन्फेक्शियस मटेरियल है। और एम्प्टी यूरिन बैग होता है प्लास्टिक, तो उसको रेड में डालेंगे, और यूरिन इन्फेक्शियस नहीं होता एकदम से। फिर इंसिनरेशन और ये सब अपन बात कर चुके, ऑटोक्लेविंग, डिजास्टर मैनेजमेंट भी अपना हो चुका है, इसी नोट से पढ़ा दिया था डिजास्टर मैनेजमेंट तो मैंने। फिर आते हैं अपन आगे, मिटिगेशन आ गया, ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट। वाटर की बात करेंगे, पानी, ठीक है। 1 मिनट में पानी पी लूं भाई। कहाँ थे भाई अपन, तो अपन थे भाई वाटर पे, पानी पी लिया गया, पानी चालू करते हैं।
तो भाई पानी निकाल देंगे। तो देखो भाई सेफ क्या क्या, सेफ एंड होलसम वाटर, वाटर रिक्वायरमेंट, सोर्स ऑफ वाटर, वाटर रिलेटेड डिजीज। सबसे पहले अपन बात करते हैं सेफ एंड होलसम वाटर क्या होता है। वाटर इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन शुड बी सेफ एंड होलसम। अपन भाई जो भी पानी पी रहे हैं वो सेफ हो, ठीक है, और सारी जो भी मतलब फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट से भाई रहित हो। ऑब्वियसली अपन नहीं चाहेंगे कि उसमें सैल्मोनेला हो, उसमें इन्फेक्शियस एजेंट हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो। फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, अपन ये भी नहीं चाहेंगे कि भाई उसमें किसी ने जहर मिला दिया हो, केमिकल सब्सटेंस मिला दी हो, ठीक है। फ्री फ्रॉम कलर एंड ओडर, प्रेजेंट टू टेस्ट, टेस्ट में प्रेजेंट हो। हाँ, यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पस, क्या भाई आप खाना बना सकते हो उससे, पी सकते हो उसके। वाटर रिक्वायरमेंट तो क्या है, 2 लीटर पर हेड पर डे फॉर सर्वाइवल। ड्रिंकिंग वाटर की बात चल रही है कि अगर सर्वाइव करना है तो 2 लीटर एक बंदा एक दिन पे से भी सर्वाइव कर सकता है, पर नॉर्मली 3 से 4 लीटर पानी अपन को पीना चाहिए डेली, ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे, आपका क्या बोलते हैं ब्रेन अच्छे से फंक्शन करे, आपके सारे मेटाबॉलिक फंक्शन अच्छे से चले। बट अगर पानी की कमी चल रही है तो 2 लीटर पर डे पे भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। एक अर्बन डोमेस्टिक पर्पस का अगर मैं बात करूं तो अर्बन शहरों पे कहते हैं कि 150 से 200 लीटर वाटर सप्लाई कैपिटा पर डे की नीड होती है। वहीं पर रूरल पे 40 लीटर पानी पे भी आपका पर कैपिटा पर डे आप निकाल सकते हैं। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है, अर्बन पे 150 टू 100 लीटर्स वाटर पर कैपिटा पर डे, और वहीं पे रूरल पे 40 लीटर वाटर सप्लाई पर कैपिटा पर डे। फिर सोर्सेज ऑफ वाटर की बात करें तो सबसे पहले तो रेन हो गया, दूसरा सरफेस वाटर में सरफेस वाटर इंपाउंडिंग रिजर्वायर्स, ठीक है, डैम्स हो गए अपने, ये लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, तालाब हो गए, नदियां हो गई, स्ट्रीम्स हो गई। ग्राउंड वाटर में शैलो वेल होते हैं, डीप वेल्स होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं। सरफेस वाटर गेट डायरेक्टेड वाटर फ्रॉम रेनफॉल्स एंड इजीली एक्सेसिबल एंड रिलेटिवली सॉफ्ट। रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन इज हाई ड्यू टू पोल्यूशन फ्रॉम ह्यूमंस और एनिमल्स। ग्राउंड वाटर क्या होता है, रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन लो बट हार्डनेस इसकी ज्यादा होती है सरफेस वाटर से। डिफिकल्टी टू एक्सेस ग्राउंड वाटर, बोर खोदने पड़ेंगे आपको, बोरवेल नहीं तो ट्यूबवेल्स, ठीक है, तो उसका पूरा वो थोड़ा हार्ड मतलब थोड़ा ग्राउंड वाटर को डिफिकल्ट होता है एक्सेस करना। वाटर रिलेटेड डिजीज, तो ये आपसे बहुत ज्यादा अच्छे से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वाटर रिलेटेड डिजीज को ना अपन ऐसे मैंने ध्यान रखा है BWBR, ठीक है। अब ये देखो, बॉर्न, वॉश्ड, बेस्ड और रिलेटेड। फर्क क्या है देखो, वाटर बॉर्न डिजीज क्या होती है, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। मतलब आपने जैसे ही कंटेमिनेटेड वाटर को पी लिया तो वो जो डिजीज कहलाएंगे, जैसे कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस है, ये डिजीज कंटेमिनेटेड पानी को पीने से होती है, तो ये वाटर बॉर्न डिजीज कहलाएंगे, बॉर्न, ठीक है। एक होता है वाटर वॉश्ड डिजीज। वॉश्ड डिजीज का क्या, ड्यू टू पुअर पर्सनल हाइजीन रिजल्टिंग फ्रॉम नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट वाटर। भाई जैसे मान लो पुअर पर्सनल हाइजीन में क्या हो गया, वाटर वॉश कि भाई किसी को, मतलब थोड़ा ग्रॉस एग्जांपल पर ऐसे समझो कि भाई आ, कोई व्यक्ति के वहां पे पानी नहीं है, अब वो ऑब्वियसली कैसे बताऊं, अरे ठीक है, मेरे को मैं क्वेश्चन मारूं, ठीक है। अब वो भाई हगने गया, पानी नहीं है, अच्छे से धोया नहीं, ठीक है। अब ऑब्वियसली एडिक्वेट वाटर की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, पुअर पर्सनल हाइजीन की वजह से आप अब वो जो थोड़ा भरा हुआ है, मतलब ऑब्वियसली भाई कितना ही आप पत्ते से पूछ लिया, आपने कुछ भी कर लिया हो, ठीक है, आपने अच्छे से नहीं साफ किया, तो उससे कंटैमिनेशन हो सकता है, ठीक है। कंटैमिनेशन हो गया, डायरिया हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है, ट्रेकोमा हो सकता है कि भाई किसी ने ऐसा मतलब उससे हाथ वाथ मिलाया कुछ टाइम बाद और फिर आंखों पे से लगा दिया, तो ट्रेकोमा हो गया, या स्किन एंड आई इन्फेक्शन। और ये ना एक्चुअली में ऐसा भी नहीं है कि मैं जो चीज बता रहा हूँ वो बहुत ही ग्रोस है, वो ग्रोस है सुनने में, पर ऐसा कुछ टाइम पहले तक के ऐसा ज्यादा केसेस आते थे, ऐसे होते थे। अभी भी कुछ जगह पे है, कुछ रिमोट एरियाज जहाँ पे पानी की दिक्कत है, और जहाँ पे ऐसा रूरल एरिया जहाँ पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे ऐसे हाल है। कुछ कुछ जगहों पे अभी काफी इंप्रूवमेंट आ चुका है, बहुत इंप्रूवमेंट आया है, ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ, पहले के आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे। वाटर वॉश डिजीज के इंसिडेंट ज्यादा थे। वाटर बेस्ड डिजीज जैसे कि कॉज्ड बाय, या हाँ, ये अभी वाटर वॉश डिजीज आपको अफ्रीका के कुछ एरियाज में, सहारा डेजर्ट के आसपास के कुछ ऐसे ऐसे एरियाज में भी अभी वर्ल्ड में आपको मिल जाएंगे। वाटर बेस्ड डिजीज होती है। बेस्ड डिजीज क्या है, कॉज बाय इंटरमीडिएट होस्ट ड्वेलिंग इन वाटर, कि कोई इंटरमीडिएट होस्ट है, ठीक है, वो वाटर पे है, जैसे गिनी वॉर्म या सिस्टोसोमियासिस का जो एक इंटरमीडिएट, गाड़ी लेकर जा रहा है, ठीक है, तो जैसे इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, आपका पानी में घूम रहा है,
अब वो पानी आपने कंज्यूम किया या आपके कांटेक्ट में आया तो शिस्टोसोमियासिस हो गया, गिनी वॉर्म, तो ये वाटर बेस्ड डिजीज के अंडर आएगा। और एक होता है वाटर रिलेटेड डिजीज। वाटर रिलेटेड में क्या है, डिजीज ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर ब्रीडिंग। ठीक है, वाटर रिलेटेड में वेक्टर का हिसाब किताब जो कि पानी में रहते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये पानी वानी में रहते हैं। हाँ, इसके जो लार्वा होते हैं पानी में पलते हैं। हाँ, तो ये डिजीज ट्रांसमिट किससे हो रही है, वेक्टर ब्रीडिंग इन वाटर, तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो इसके एग्जांपल्स, और ये आपको अच्छे से रटा होना चाहिए भाई, ये एक अच्छा खासा स्टार मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी है, वाटर वॉश्ड, वाटर बेस्ड और वाटर रिलेटेड। और अलग अलग फर्क क्या है, बॉर्न में भाई कंटेमिनेशन पीने से हो रहा है, वॉश्ड मतलब पुअर पर्सनल हाइजीन की वजह से हो रहा है, वाटर बेस्ड में क्या इंटरमीडिएट होस्ट आ जा रहे थे, इसका एग्जांपल गिनी वॉर्म या फिर शिस्टोसोमियासिस। और वाटर रिलेटेड में क्या है, जो वेक्टर है वो आपका ब्रीड कर रहा है वाटर पे। फिर वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट हाउस होल्ड लेवल। ठीक है, अब अगर हाउस होल्ड लेवल पे छोटे स्केल पे बात करेंगे तो कॉमन डिसइंफेक्टेंट यूज टू प्यूरिफाई वाटर। ठीक है, आपके घर पे आप बॉइलिंग कर सकते हो। कॉमन मेथड डिसइंफेक्टिंग वाटर एट हाउस होल्ड लेवल, बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 टू 20 मिनट। 15-20 मिनट थोड़ा ज्यादा है, पर आपको इतना बॉईल करना पड़ेगा तब जाके सारी चीजें सारा मतलब पूरा ही बैक्टीरिया बैक्टीरिया सब खत्म हो जाएगा। फिर रोलिंग बॉयल एक मेथड भी होती है। रोलिंग बॉयल में क्या होता है, होल्ड वाटर एट बॉइलिंग लेवल फॉर 1 मिनट एट सी लेवल एंड फॉर 3 मिनट्स एट हाई एल्टीट्यूड, सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो ये तो भाई ये नहीं करते रोलिंग बॉइलिंग, अपने कहा ये अलग ही मेथड बताई, पता नहीं कैसे कर रहे हैं इसको, ज्यादा इस पर देखा भी नहीं कि रोलिंग बॉइलिंग कैसे कर रहे हैं। फिर एक होता है किल्स, क्या बॉइलिंग क्या करता है, बेस्ट मेथड है बॉइलिंग, किल्स ऑल टाइप ऑफ पैथोजन, बैक्टीरिया, स्पोर्स एंड पैथोजेनिक सिस्ट, वायरसेस, सबको भाई अगर पानी उबालोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर कब तक के उबालना है, नॉर्मली 15 से 20 मिनट तक के 100 डिग्री सेल्सियस पे रखना है। तो ये रिकमेंडेड क्यों नहीं है स्लम एरियाज पे, क्यों, क्योंकि भाई कॉस्ट रिलेटेड टू फ्यूल इन बॉइलिंग। भाई कॉस्ट फ्यूल जो है ना, गैस गैस भी तो महंगी है। 15 से 20 मिनट में तो खाना पूरा एक सब्जी वब्जी बन जाती है भाई प्रॉपर। ये तो दाल चावल का कुकर चढ़ाओगे वो बन जाएगा, तो वो भी सफिशिएंट मतलब, इसलिए अपन स्लम्स में तो रिकमेंड नहीं करते कि आप एकदम ही उबला इतना उबाल के पानी पिए। चेंज इन टेस्ट ऑफ बॉइल्ड वाटर, ये भी दिक्कत होगी, बॉइल्ड वाटर का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, भले वो ठंडा भी हो जाए उसके बाद भी। फिर अपन सेकंड बेस्ट मेथड होती है, क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन किसमें इफेक्टिव नहीं है, कौन सी ऐसी 6 डिजीज जिसमें क्लोरीन इफेक्ट नहीं है, तो साइक्लोप्स। और ये साइक्लोप्स क्या है, रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ गिनी वर्म। तो ये साइक्लोप्स है ना, वो वाटर किसमें था, वाटर किसमें था, वाटर वॉश्ड, हाँ, वाटर बेस्ड डिजीज में साइक्लोप्स। तो जो साइक्लोप्स उसी में, तो गिनी वर्म को वो इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, साइक्लोप्स, तो ये रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ गिनी वर्म। पोलियो वायरस, साइक्लोप्स हो गया, पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस ए, बैक्टीरियल सिस्ट, ओवा और बैक्टीरियल स्पोर्स। ये जो एजेंट्स है इस पे क्लोरीन काम नहीं करता। ठीक है, साइक्लोप्स हो गया, पोलियो वायरस हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, बैक्टीरियल स्पोर्स हो गए, बैक्टीरियल सिस्ट हो गया, ओवा हो गया। फिर वाई कंसीडर बेटर देन अदर मेथड, इसका मतलब बाकी ये 6 के अलावा बाकी जितने भी हैं, कोलेरा वोलेरा, इतनी सारी जितनी डिजीज है उसके लिए तो भाई ये बेटर ही हो ना, सेकंड बेस्ट ऑप्शन तो यही है फिर अपना क्लोरीन। क्लोरीन क्यों बेटर है बाकी और मेथड से, इसका रेसिडुअल एक्शन होता है, इसीलिए रेसिडुअल एक्शन क्या है, रिमेन्स इफेक्टिव फॉर ड्रिंकिंग इन नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स। क्या है, क्लोरीन की ना एक लेयर जो होती है, पानी में आपने डालना है तो क्लोरीन की एक लेयर रहेगी, तो ये 24 टू एक दिन से अगले, आज मान लो आज डाला तो 24 घंटे से 48 घंटे तक की भी वो ये बाकी अदर इनको छोड़ के बाकी जो भी बैक्टीरियाज हैं, वायरस है, उनको पनपने नहीं देता या उनको इन्फेक्ट नहीं करने देता वाटर को, तो आप पी सकते हैं। इन अदर मेथड्स इफेक्टिव इज ओनली इमीडिएट at doses of few milligram per liter and contact time of about 30 minutes. Free chlorine inactivates more than, अगर आप कुछ जो भी मतलब कैलकुलेटेड अमाउंट पे अगर आप क्लोरीन को डालते हैं और 30 मिनट तक के लिए उसको छोड़ देते हैं उस पानी में, हाँ, फ्री क्लोरीन इनएक्टिवेट्स मोर देन 99.94% ऑफ एंथेरिक पैथोजेंस एक्सक्लूडिंग क्रिप्टोस्पोरिडियम माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज। क्रिप्टोस्पोरिडियम माइकोबैक्टीरियम को छोड़ के लगभग 99.94% ऑफ एंटेरिक पैथोजेंस को भाई ये इनएक्टिवेट कर देता है 30 मिनट के टाइम पे। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि भाई मैं तुमको कहूं कि तुम एक कमरे में घुसो और वहां पे ना 100 लोग हैं और उन 100 लोग को तुमको मारना है।
अब 30 मिनट का मैंने टाइमर दिया, तो 30 मिनट पे तुम 99.94 लोग को मार पाए। अब थोड़ा सा और 1 घंटे में अगर दूंगा तो आप ज्यादा लोग को मार पाओगे, तो आप पूरा 100% क्या उसके 100% नहीं 99.99% तक आप अचीव कर लोगे, है ना। पर कौन से क्रिप्टोस्पोरियम माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज को आप नहीं मार पाओगे, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक घोस्ट, आप उसको आप उसके साथ कुछ कर ही नहीं सकते, तो वहीं पे रहेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन अवेलेबल फॉर डिसइंफेक्शन। डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो गए, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन सॉल्यूशन, हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड, क्लोरीन टैबलेट अपन यूज कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को काफी यूज किया जाता है, क्लोरीन सॉल्यूशन भी आता है कमर्शियली, हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड इतना नहीं। क्लोरीन टैबलेट जो कि 0.5 मिलीग्राम टैबलेट फॉर 20 लीटर, ये भी मिलती है 20 लीटर पानी के लिए 0.5 मिलीग्राम टैबलेट मिला तो भाई अच्छा है ना। क्लोरीन टैबलेट सस्ती भी पड़ गई अपन को देखा जाए। और आयोडीन, आयोडीन में क्या है 2 ड्रॉप्स इन 2 लीटर्स, आयोडीन को भी यूज किया जा सकता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लोरीन अवेलेबल। तो आयोडीन को तो वैसे आयोडीन के साथ क्लोरीन का भी कुछ आईसीएल होगा, आयोडीन क्लोराइड, है ना, तो उसको देते हैं 2 ड्रॉप 2 लीटर पे आयोडीन, वैसे क्लोराइड लिख लेना चाहिए, ठीक है। फिर एक होता है सूडीज करके, तो सोलर वाटर रेडिएशन। हाँ, ये मेथड में क्या होता है, यूज करते हैं अपन यूवी अल्ट्रा वायलेट ए रेडिएशन थर्मल कंपोनेंट्स टू किल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरियन वायरस। तो अब इसमें क्या होगा कि भाई तो जैसे तुमने पानी लिया, पानी को तुमने छोड़ दिया, एक ग्लास कंटेनर लिया और उसको तुमने धूप में छोड़ दिया, भरी धूप में गर्मी में 6 घंटे के लिए, तो ऑब्वियसली भाई इतनी हीट जनरेट होगी, यूवी रेडिएशन इतना होगा, यूवी रेडिएशन एंड थर्मल कंपोनेंट कि भाई उसमें बैक्टीरिया वायरस किल हो जाएंगे। तो ये तब करोगे जब तुम्हारे मैन वर्सेस वाइल्ड वाली बियर ग्रिल्स वाले टाइप की सिचुएशन आ गई तब। वाटर विद हाई टर्बिडिटी नॉट सुटेबल फॉर दिस मेथड। ऑब्वियसली बात है भाई कि अगर पानी अगर ऐसा टर्बिड है, बहुत ज्यादा सा फ्लो कर रहा है, हिल रहा है, तो ऑब्वियसली उस पे ये टेक्निक उतनी वर्क नहीं करेगी। टेक्निक अब जो स्थिर पानी है ना उस पर ज्यादा इफेक्ट करेगी, ठीक है। फिर किल्स जर्म्स बट हैज नो इफेक्ट ऑन केमिकल क्वालिटी ऑफ वाटर। केमिकल क्वालिटी ऑफ वाटर पे ये कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते, जर्म्स को एक भले किल कर देंगे। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लैम्प्स, तो डीएनए स्ट्रक्चर अल्ट्रेशन ऑफ पैथोजन, तो वो देखते हो ना तुम कि ऐसा यूवी लाइट, जो अपने कौन से कैंट आरओ में आता है कि एक्वा गार्ड या किसी में ऐसा दिखाते हैं ना कि भाई ऐसा यूवी लैम्प जल रहा है, पानी उससे गुजर रहा है, तो क्या होता है कि भाई यूवी लैम्प की वजह से डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं पैथोजेंस के, तो इनएक्टिव हो जाते हैं। ओजोनाइजेशन, ओजोनाइजेशन में क्या है, पावरफुल ऑक्सीडेंट है ओजोन, हाँ प्राइमरी डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। तो ओजोन गैसेस फॉर्म बाय पासिंग ड्राई एयर और ऑक्सीजन थ्रू अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ओजोन की बात करने लग गए अपन पूरी। ये 10 to 20 मिनट्स कॉन्टेक्ट टाइम, इसको अगर पानी में अपन इस ओजोन गैस को अगर रखते हैं 10 से 20 मिनट के लिए, तो भी अपन को काफी अच्छा एक डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या बोलते हैं इन्फेक्शन फ्री वाटर अपन को अवेलेबल हो सकता है। रेसिडुअल एक्शंस का कितना 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। इसका रेसिडुअल एक्शन की इतना अमाउंट में अभी प्रेजेंट रहेगा, रेसिड्यू भी एक मतलब वही 24 से 48 घंटे तक के इतना कंसंट्रेशन उसको प्रेजेंट रहेगा, तो आप पानी को पी सकते हो। फिर आते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक काफी कॉमन मेथड है, सिरेमिक फिल्टर्स का यूज करते हैं। तो आई थिंक अब पता नहीं, अब तो सब बहुत सारे लोग मॉडर्न है तो घर पे फिल्टर है कि नहीं वो वाले, नहीं तो कुछ जो पुराने लोग घर पे फिल्टर्स होंगे ना, पुराने फिल्टर्स रखे हो बाई चांस, उसमें ना कैंडल लगती है, ऐसा एक व्हाइट कलर का ऐसा एक कैंडल्स होती हैं, उसके से घिसते हैं और एकदम गर्म पानी पे उसको धोते हैं, साफ करते हैं। तो हर 2 महीने, शायद कुछ दिनों पे या हर 2 महीने पे उसको साफ करते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी सप्लाई भी कैसी है। तो सिरेमिक फिल्टर होते हैं, उसमें एक पास्चर चेम्बरलैंड फिल्टर होता है, एक बर्कफिल फिल्टर या एक कैटाडिन फिल्टर भी आता है। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं। तो उसमें जो कैंडल्स है ना, कैंडल्स आप ऐसे ऐसे लगी रहती है, ऊपर आप पानी डाल देते हो और फिर वो कैंडल से जैसे मतलब आपने इट्स अ डबल स्टोरी वेसल टाइप की चीज समझ लो। तो डबल स्टोरी वेसल में क्या हो गया, ऊपर आपने खोल के पानी डाल दिया, अब वो पानी क्या होगा, वो धीरे धीरे सिरेमिक फिल्टर से पास ऑन होगा और नीचे आ जाएगा, और जो भी कचरा होगा, जो भी चीजें होंगी पैथोजन अगर होगा बाय चांस, या जो भी सॉलिड मटेरियल कुछ है, तो वो सिरेमिक उस कैंडल में फंस जाता है, और उस बाद में उस कैंडल को आप निकाल के से धो लेते हैं, स्क्रब कर लेते हैं एंड उबाल लेते हैं। आई थिंक ये कहीं पे तो किसी 12th के चैप्टर में था इसका जिक्र, ऐसा मेरे को लग रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं है पर शायद कहीं था। फिर मल्टी स्टेज रिवर्स ऑस्मोसिस प्योरिफिकेशन, रिवर्स आरओ, भाई आरओ का पानी तो आजकल हर जगह चल रहा है। अब बात करते हैं लार्जर स्केल की, बात करते हैं हाउस होल्ड लेवल पे अपन ने बात कर लिया, अपन बात करेंगे लार्ज स्केल पे क्या चल रहा है।
तो कम्युनिटी बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट होते हैं। तो कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट मेथड क्या क्या हो गई, मोस्टली जैसे वाटर सोर्स, ठीक है, वाटर सोर्स है, वाटर सोर्स को अब अपन ने एक चेम्बर पे लाए, चेम्बर पे क्या हुआ, कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन। कोएगुलेशन मतलब कि उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाके जो ऑर्गेनिक मटेरियल वो कोएगुलेट होके नीचे आ जाए, फ्लोकुलेट हो जाए मतलब नीचे बैठ जाए, ठीक है। या कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन मिलाने मतलब कोएगुलेंट या कोएगुलेंट मिलाने के बाद उसको आगे भेज दिया अपन ने सेडिमेंट टैंक पे। अब इस पे ये चीज कोएगुलेंट के साथ मिलके एक्शन करके नीचे बैठेगी, सेडिमेंट बैठेगा और ऊपर जो अपना क्या बोलते हैं, ऊपर जो भी लिक्विड पार्ट होगा उसको अपन आगे भेजते हैं। अब आगे भेजते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, सैंड और ग्रेवल्स, और तो ये सैंड मिट्टी होती है और नीचे से पत्थर वत्थर होते हैं। इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली जो पानी जो होगा वो तो नीचे से निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। एंड जो सैंड और ग्रेवल्स में जो भी मतलब बचा कुचा भी जो ऑर्गेनिक मैटर कुछ है वो वहीं पे फंस के रह जाता है। तो एक होता है स्लो सैंड फिल्ट्रेशन, एक होता है रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। और इसका जो भाई इसका क्वेश्चन तो भाई बनता ही बनता है। तो रैपिड सैंड और स्लो सैंड में क्या फर्क है, देखो प्रोसेस क्या है इसकी। स्लो सैंड की बायोलॉजिकल, इसमें मैकेनिकल लेयर्स, और ये भी मैकेनिकल लेयर्स है रैपिड वाली भी, ठीक है। इसी मतलब मैकेनिकल लेयर्स और बायोलॉजिकल लेयर्स में क्या होगा कि जैसे अपने फंगस बैक्टीरिया, फंगस और पौधे वौधे है ना, मार्शलैंड तुमने सुना है, मार्शलैंड पे भी चीज करते हैं कि एक जगह से पानी डालते हैं। आई थिंक ये 12th का एक चैप्टर था। पानी एक जगह से आता है और पौधे, पत्ते पौधे क्या क्या लगा रखे हैं, तो वो सारा हैवी मेटल खींच लेते हैं और फिर जो वहां से जो पानी आता है वो काफी अच्छा प्योर होता है एक तरह से। तो उसी तरह से बायोलॉजिकल सैंड फिल्ट्रेशन में कैसे लेयर्स होती है और उसमें कुछ फंगस वंगस आई थिंक कुछ उगाते हैं कि क्या करते हैं, एंड स्लोली स्लोली पानी निकलता है स्लोली। रैपिड सैंड में क्या होता है, मैकेनिकल फिल्टर होता है कि भाई अपने ऐसा रेत है, ग्रेवल्स हैं और अच्छा खासा उनका साइज है, पानी आया एंड जल्दी जल्दी जाते जा रहा है, और जो भी पानी है मतलब पानी में जो भी कचरा है वो उस मैकेनिकल फिल्टर पे जाके रुक जाता है। लैंड एरिया की बात करते हैं तो स्लो सैंड फिल्ट्रेशन को लार्ज एरिया लगेगा, इसको स्मॉल लगेगा। फ्लो रेट स्लो क्यों है भाई, इसका फ्लो रेट कितना है, 0.1 टू 0.3 मीटर क्यूब पर आवर, इतना स्लो चल रहा है। वहीं पे इस रैपिड में क्या हो रहा है, 20 मीटर क्यूब पर आवर, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है अपने आप में। क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी, अब भाई स्लोली स्लोली आ रहा है तो ऑब्वियसली अपन आराम से इसे धो भी सकते हैं, ठीक है। इसमें तक एकदम एकदम से कचरा नहीं जमा होगा ना, तो इसको अपन 2 महीने में एक बार साफ करते हैं। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन वाले पूरे जो भी इक्विपमेंट है, जो भी चीजें इसमें यूज हो रही हैं, वहीं पर रैपिड सैंड को दिन में 2 बार, इतना डिफरेंस है। इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, रिमूव बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोन सबको रिमूव करेगा, ये रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे। भाई इसका एक वही बात है ना, एक फायदा है तो नुकसान भी। फायदा क्या है कि भाई बहुत तेजी से पानी को क्लीन करते जा रहा है, पर नुकसान क्या है कि ये बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोन्स को नहीं निकाल पा रहा। ये सिर्फ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे ना, जो कि मान लो पानी में मान लो कोयला मिला हुआ है, कोयले के टुकड़े हैं, उसको ये फिल्टर आउट कर लेगा। पर अब उस पानी में साथ साथ मान लो कुछ बैक्टीरिया वायरस है, वो पास ऑन हो जाएंगे, तो फिर उसको आगे ट्रीट करते हैं अपन क्लोरीनेशन एंड ये सबसे मेथड से। क्लोरीनेशन की अपन और बात करते हैं। क्लोरीनेशन सेकंड मोस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टिंग एजेंट आफ्टर बॉइलिंग, बॉइलिंग के बाद क्लोरीनेशन ही है। एडवांटेज क्या है, तो किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, एक्सेप्ट वो 6 जो बताए थे मैंने, बैक्टीरियल सिस्ट, बैक्टीरियल स्पोर, ओवा, हेपेटाइटिस ए, पोलियो वायरस और एक क्या साइक्लोप्स, ये 6 को छोड़ के। फिर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी प्रॉपर्टीज ऑफ वैल्यू इन वाटर ट्रीटमेंट, ऑक्सीडाइज करता है ये क्या, आयरन को, मैग्नीज को और हाइड्रोजन सल्फाइड को। तो इसका एक सेकेंडरी प्रॉपर्टी भी मतलब एडवांटेजियस वो है, क्या बोलते हैं, एडवांटेजियस इसकी प्रॉपर्टी है एक। हम्म फिर डिस्ट्रॉय सम टेस्ट एंड ओडर प्रोड्यूसिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मान लो कोई बैक्टीरिया जो कि ओडर क्रिएट कर रहा है, टेस्ट उसका वजह से खराब आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्लोरीन उसको भी मारेगा एंड डिस्ट्रॉय करेगा, तो आपका पानी का कलर और टेस्ट थोड़ा सा बेटर हो जाता है। कंट्रोल्स एल्गी एंड स्लाइम ऑर्गेनिजम्स एंड एड कोएगुलेशन, अगर मान लो उसमें एल्गी है या फिर स्लाइम ऑर्गेनिज्म है कोई, तो उसको कोएगुलेट करा देगा, उसको नीचे बैठा देगा क्लोरीन। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट 6 डिजीज जो मैंने बताई थी, नो इफेक्ट ऑन स्पोर सर्टेन वायरस एक्सेप्ट इन हायर डोज। अब या तो आपको बहुत हाई डोज देना पड़ेगा क्लोरीन का, तब जाके आप ये बैक्टीरिया और ये पोलियो वोलियो का आप खत्म कर सकते हो, पोलियो वायरस को। पर ऑब्वियसली फिर पीने के लिए थोड़ा सा टेस्ट उसका उतना प्लेजेंट नहीं रहता। क्लोरीन एक्ट बेस्ट इफ पीएच ऑफ वाटर इज अराउंड 7, ठीक है, ये तो जीके वाली बात है। मोस्टली क्लोरीन इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म पे अपन मोस्टली यूज करते हैं।
33% ऑफ क्लोरीन इज अवेलेबल इन ब्लीचिंग पाउडर। अगर 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर आप डाल रहे हैं तो उसमें 33 ग्राम क्लोरीन आपको मिलेगा। तो इफ आई ऐड 100 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर 33 ग्राम विल बी लिबरेटेड। कितना ब्लीचिंग पाउडर सफिशिएंट है? 1000 लीटर की टंकी, अगर एक पानी की टंकी है जिसमें 1000 लीटर पानी है, तो कितने ग्राम मैं ब्लीचिंग पाउडर डालूं ताकि भाई क्लोरीन का जो एक्शन है वो प्रॉपर हो जाए एंड अपन पानी पीने लायक हो जाए? सिर्फ 2.5 ग्राम। देख रहे हो, इसलिए फीजिबल है, बॉइलिंग से ज्यादा फीजिबल ये पड़ जाता है अपन को क्लोरीन। क्यों? क्योंकि भाई 1000 लीटर पानी कितना होता है? 1000 लीटर मतलब अच्छा खासा एक दिन का पूरा दिन भर का एक मतलब आप आराम से पूरा एक फैमिली, 4 लोग की फैमिली 1000 लीटर पानी आराम से कंज्यूम कर सकती है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लगेगा। और उस 2.5 ग्राम का भी 33% जो होगा, एक 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर में से सिर्फ 33% क्लोरीन ही एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मतलब पीजे क्वेश्चन था आई थिंक शायद, तो ये ऐसा लिखवा दिया गया था। मैकेनिज्म एक्शन क्या है इसका? क्लोरीन प्लस इम्प्योरिटीज डिस्ट्रक्शन होता है बाय फॉर्मिंग कंपाउंड्स। कैसे? कौन कौन से? H2O प्लस Cl2, तो HCl बनता है और HOCl। लोगों को लगता है HCl एक्ट करेगा, नहीं, HOCl एक्चुअली में हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज बाय अल्कलिनिटी ऑफ वाटर, ये ठीक है। तो HCl तो होता है न्यूट्रलाइज, HOCl जो है ना, HOCl टूटता है किसमें? H प्लस और OCl माइनस में। ये जो आयनाइज वो हाइड्रोजन आयन्स और हाइपोक्लोराइट आयन ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली में। विच कंपाउंड इज एक्सैक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंफेक्शन? HOCl, हाइपोक्लोराइट एंड 10% जो ये हाइपोक्लोराइट आयन है ये सब। HOCl और हाइपोक्लोराइट आयन जो HOCl टूट के जो H प्लस और OCl माइनस में बना, ये होता है पूरा हिसाब किताब, इसी का ही जलवा है क्लोरीन पे भी। अगर when pH value exceed 8.5 it is unreliable as a disinfectant because 90% of HOCl get ionized to hypochlorite ion। तो भाई इसका जो HOCl का एक्शन है ना, अगर आपका पानी 8.5 pH से ज्यादा हो रहा है तो फिर आपको डिसइंफेक्टेंट जो इसका जलवा है वो कम हो जाता है। 90% जो HOCl है वो आयनाइज हो जाता है हाइपोक्लोराइट आयन पे एंड देन फिर वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाता। हाँ बाप रे, ब्रेक भाई ब्रेक। फिर कहाँ थे भाई अपन? अभी भी है आई थिंक 20 मिनट और लगेंगे शायद इस चैप्टर, क्योंकि वाटर ये सबसे बड़ा टॉपिक और ये लास्ट है। बाकी का तो फिर तुमको आई थिंक कुछ बचता नहीं है। डिसइंफेक्शन ऑफ वेल्स है एक, वो भी मैं देखता हूँ बता दूंगा। बाकी क्राइटेरिया फॉर हेल्थफुल हाउसिंग ये तुम एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो, ये प्रैक्टिकल्स में ज्यादा पूछते हैं हेल्थफुल हाउसिंग का भाई कितना। मैं एक काम करता हूँ बता दूंगा, ठीक है ठीक है। तो कुछ भी वही छूटना नहीं चाहिए, हिसाब किताब ये है भाई इस लेक्चर का। तो वाई Cl2 क्लोरीन आ गुड और बेटर डिसइंफेक्टिंग एजेंट? क्यों? उसका रेसिडुअल एक्शन होता है, इसीलिए क्लोरीन प्लस इम्प्योरिटीज डिस्ट्रक्शन करती है सम एडिशनल क्लोराइन, तो इसलिए अपन थोड़ा सा एडिशनल क्लोरीन डालते हैं, क्योंकि भाई क्लोरीन और इम्प्योरिटीज मिलकर डिस्ट्रक्शन करेंगे इम्प्योरिटीज का। सम एडिशनल क्लोरीन टू वाटर। वाई डू वी डू दिस? रिमेन्स फिट फॉर ड्रिंकिंग। भाई ऐसा है ना कि अगर मान लो आपको पता है कि मान लो 10 दुश्मन है किसी कंट्री, मतलब किसी रूम पे ना 10 दुश्मन है, आप एज आर्मी वाले हो और आप अब 10 ही लोग लेकर गए, हाँ, तो ये होगा कि हर कोई एक एक को गोली मारेगा और मतलब क्या एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो ऐसा नहीं चाहते ना अपन, तो अपन कहेंगे अपन 15 लोग की टोली लेकर जाएंगे, क्योंकि बाई चांस कुछ ऊपर नीचे हो गया तो 10 लोग को अपन मार भी देंगे और 5 जो लोग जो बच गए तो वो ऑब्वियसली वहां पे और भी कोई दुश्मन है या कुछ है तो मार सकते हैं। थोड़ा सा आर्मी वाले एग्जाम्पल बता रहा हूँ और आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा। तो उसी तरह से रिमेन्स फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर इवन आफ्टर 48 to 72 आवर्स, इसलिए अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लोरीन ही मिलाते हैं। एडिशनल क्लोरीन क्यों? फ्री और रेसिडुअल क्लोरीन ड्रिंकिंग वाटर। कॉन्टैक्ट पीरियड क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ फ्री रेसिडुअल क्लोरीन फॉर अ कॉन्टैक्ट पीरियड फॉर एटलीस्ट 1 आवर एसेंशियल टू किल बैक्टीरियन वायरस। देखो मिनिमम कॉन्टैक्ट कितना होना चाहिए? 30 मिनट्स, पर रिक्वायर्ड कितना होता है कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ क्लोरीन जो कि अपन को रखना ही चाहिए, वो है 1 आवर। तो अगर कभी एमसीक्यू भी देखे ना, कॉन्टैक्ट पीरियड फॉर क्लोरीन 1 आवर लिख के आना या 1 आवर बोल कर आना या 1 आवर टिक करके आना, ठीक है। अब कहाँ जाते हैं भाई? नीचे। तो मिनिमम रिकमेंडेड कंसंट्रेशन क्या है? फ्री क्लोरीन की है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर फॉर 1 आवर, ठीक है। इतना कंसंट्रेशन फ्री क्लोरीन 1 घंटे के लिए 0.5 मिलीग्राम पर लीटर आप पानी डाल के रख दीजिए, वो क्लोरीन डाल के रख दीजिए पानी में 1 घंटे के लिए।
provides a margin for safety against subsequent microbial contamination such as that may occur during storage and distribution। भाई इसको स्टोरेज करना है या डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपके घर पे मान लो आज पानी आया, कल पानी नहीं आएगा, परसों आएगा, तो आपको स्टोर करके रखना है, तो आपने हल्का 0.5 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से आपने पानी में क्लोरीन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 1 घंटे के लिए आपने उसको छोड़ दिया, तो वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर देगा। रिकमेंडेड फ्री रेसिडुअल क्लोरीन लेवल्स इन वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में कितना होना चाहिए नॉर्मली, इक्वल टू मोर देन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम भी बोल सकते हो। ड्रिंकिंग वाटर टू किल साइक्लोप्स, अगर साइक्लोप प्रेजेंट है तो 2 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, उससे ज्यादा। स्विमिंग पूल्स पे 1 मिलीग्राम पर लीटर या उससे ज्यादा। हाउ डू वी एग्जैक्टली मेजर वेदर द 0.5 और 1.1 और 2 मिलीग्राम पर लीटर रेसिडुअल क्लोरीन हैज बीन अचीव्ड और नॉट। तो एक क्या बोलते हैं, एक क्या इंस्ट्रूमेंट होता है क्लोरोस्कोप। क्लोरोस्कोप अपन को हेल्प करता है कि भाई पानी में कितना क्लोरीन का कंसंट्रेशन है, रेसिडुअल क्लोरीन का कितना कंसंट्रेशन है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। रेसिडुअल क्लोरीन नापने के लिए अपन यूज करते हैं क्लोरोस्कोप का। क्लोरोस्कोप में क्या एस्टिमेट फ्री और रेसिडुअल क्लोरीन इन वाटर। इसमें अपन एक दूसरा क्लोरोस्कोप नहीं है तो मान लो, तो फिर अपन क्या यूज करेंगे, एक टेस्ट लगाएंगे ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट या ओटी टेस्ट। कुछ ओटीए टेस्ट और ओटी टेस्ट में फर्क है। ओटी टेस्ट में क्या है कि ऑर्थोटोलिडीन, ओटीए टेस्ट में क्या होता है, ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड को यूज करते हैं, ये ए है ना आर्सेनाइड के, तो ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट, और एक होता है ओटी टेस्ट ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। ये क्या मेजर लेवल फ्री क्लोरीन, अपन को एट तो रेसिडुअल क्लोरीन फ्री क्लोरीन को ही नापना है। अब क्या होगा, ओटी टेस्ट अगर अपन करते हैं ना, ओटी टेस्ट में ओटी टेस्ट से अपन को टोटल क्लोरीन के अमाउंट पता चलती है। ओटीए टेस्ट ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट अगर परफॉर्म करते हैं तो अपन को कंबाइन क्लोरीन के बारे में पता चलता है कि भाई ये इम्प्योरिटी से कंबाइन होकर इतना क्लोरीन है और टोटल क्लोरीन इतना था। तो एक फॉर्मूला होगा ऑब्वियसली कि टोटल क्लोरीन इज इक्वल टू कंबाइंड, जो कि इम्प्योरिटीज के साथ मिला और वो कंबाइन हो गया, तो वो अपन को ओटीए टेस्ट से पता चल रहा है। ओटी टेस्ट से अपन को जितना क्लोरीन है कंबाइंड प्लस फ्री क्लोरीन अपन को ओटी टेस्ट से पता चल रहा है। तो फॉर्मूला में अपन क्या कंबाइंड क्लोरीन, तो फ्री क्लोरीन अपन कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस कंबाइंड क्लोरीन, तो जितना बचा हुआ है फ्री क्लोरीन है, और फ्री क्लोरीन अगर मान लो 0.1 है, 0.5 या 2 मिलीग्राम जितना भी अपन को नीड है उतना है, तो अपन कहेंगे कि हाँ अपना पानी सेफ है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए और स्टोर करने के लिए भी 2 से 3 दिन जितना भी। विच टेस्ट इज बेटर, ओटीए टेस्ट ज्यादा बेटर होता है ओटी से, बिकॉज फ्री एंड कंबाइंड लेवल्स ऑफ क्लोरीन सेपरेटली कैलकुलेट हो सकते हैं, नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन वाटर लाइक आयरन, मैग्नीशियम एंड नाइट्राइट। तो ओटीए टेस्ट ज्यादा बेटर होता है ओटी टेस्ट से। स्टेबलाइज ब्लीच करके एक चीज आती है, तो व्हेन ब्लीचिंग पाउडर एक्सपोज टू लाइट एंड मॉइस्चर लीव्स इट क्लोरीन कंटेंट। ब्लीचिंग पाउडर में अगर लाइट और मॉइस्चर पड़ा तो वो क्या होगा, अपना क्लोरीन कंटेंट को खो देगा। क्लोरीन क्या गैस होती है वो रिलीज होकर निकल जाएगी। तो ब्लीचिंग पाउडर, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर, जब ब्लीचिंग पाउडर को लाइम, एक्सेस ऑफ लाइम के साथ, चूने के साथ अपन मिलाते हैं तो वो अपनी स्ट्रेंथ को रिमेन रखता है, तो इसी को बोलते हैं अपन स्टेबलाइज्ड ब्लीच। तो स्टेबलाइज्ड ब्लीच में क्या है, ब्लीचिंग पाउडर और चूना एक्सेस में, वो मिलके बन गया क्या, स्टेबलाइज्ड ब्लीच। क्लोरीन डिमांड क्या होती है, हाउ विल यू असेस हाउ मच क्लोरीन शुड बी एडेड टू अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर टू डिसइंफेक्ट इट। तो अपन कैसे बताएंगे क्लोरीन की कितनी डिमांड है, 1 लीटर पानी में कितना क्लोरीन चाहिए, 10 लीटर में कितना चाहिए, 1000 लीटर में कितना चाहिए, 10,000 लीटर में कितना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर दैट हाउ मच क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर शुड बी एडेड इज नोन एज क्लोरीन डिमांड। मैंने जैसे बात की कि 1000 लीटर पानी में आप 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर मिला दो तो भी आपका क्लोरीन का जितना भी हिसाब किताब वो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अपन को कैसे पता, कैसे बताओगे, क्लोरीन डिमांड थी भाई उसकी, वो अपन निकालते हैं क्लोरीन डिमांड के थ्रू। डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ क्लोरीन एडेड टू वाटर एंड अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन रिमेनिंग एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी मतलब कॉन्टैक्ट पीरियड 60 मिनट 1 घंटे एट अ गिवन टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ वाटर। या फिर एक और डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ क्लोरीन दैट इज नीडेड टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक मैटर एंड अमोनिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन वाटर। कि भाई कितना अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड है अपन को बैक्टीरिया और डिस्ट्रॉय ऑल ऑर्गेनिक, ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑल ऑर्गेनिक मैटर को एंड अमोनिकल सब्सटेंस जो कि वाटर में प्रेजेंट है उस टाइम पे। द पॉइंट एट विच द क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज मेट, मतलब अपन ने जैसे एक मेट कर लिया तो एक ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन का नाम अपन देते हैं कि भाई इतनी लिमिट थे, अपन ने लिमिट सेट कर ली। मान लो भाई तुम्हारा कट ऑफ है कि तुमको 70% अटेंडेंस चाहिए, जैसे तुमने 70% अटेंडेंस अटेन कर ली तुम बोलोगे माँ चुदाओ, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, ब्रेक पॉइंट है तुम्हारा 70% हो गया ब्रेक पॉइंट।
इससे नीचे रहा तो दिक्कत है, इससे ऊपर तो बात की बात है। तो ब्रेक पॉइंट, अब एक एपरेटस यूज करते हैं अपन, हॉरक्स एपरेटस यूज टू एस्टिमेट क्लोरीन डिमांड। अब ये प्रैक्टिकल्स में आ जाता है और ये भाई बहुत लोग को नहीं बनता, तो मैं बता देता हूँ होता क्या है। तुमने टाइट्रेशन अगर केमिस्ट्री का थोड़ा सा पता किया हो, टाइट्रेशन में कलर वलर चेंज होता है, तुमने शायद 12th में किया भी होगा। उसी तरह का प्रिंसिपल है हॉरक्स एपरेटस में कि यूज टू एस्टिमेट क्लोरीन डिमांड। क्लोरीन डिमांड के लिए अपन इसको यूज करते हैं। क्या इसमें एपरेटस में होता क्या है, 6 व्हाइट कप्स होते हैं और एक ब्लैक कप होता है, एक कलुआ और 6 व्हाइट, पूरा गैंग बैंग मचेगा, ठीक है। अब गैंग बैंग में और क्या क्या चाहिए, 2 मेटल्स के चमचे चाहिए, 2 मेटल स्पून, 7 स्ट्रिंग रॉड्स, ठीक है, 7 डिल्डो, 7 स्ट्रिंग रॉड चाहिए भाई को, और इंडिकेटर चाहिए स्टार्च आयोडीन, पूरा गैंग बैंग वाला है। 6 व्हाइट कप, एक काला कलुआ, हाँ, 2 मेटल स्पून और 7 स्ट्रिंग रॉड्स, या डिल्डो, डिल्डो नहीं बोलते, स्ट्रिंग रॉड्स, जो कि ग्लास की रहती है, स्टीयरिंग के लिए काम आएंगी। और इंडिकेटर क्या है, स्टार्च आयोडीन, इसका यूज करते हैं। हाउ मच क्लोरीन शुड बी एडेड टू वाटर। तो अब भाई देखो, एक कलुए को लिए, एक काले वाले कप को लिए, वाटर फॉर विच क्लोरीन डिमांड एस्टिमेटेड मिक्स्ड विद स्टार्च आयोडाइड इन दिस ब्लैक कप। एक काला जो कलुए को लिए, काले कप को, इस पर अपन ने स्टार्च आयोडाइड मिलाया, ठीक है। और जिस भी पानी को अपन को एस्टिमेट करना है ना, जिसका बताना है क्लोरीन डिमांड, ठीक है, तो उस पानी का सैंपल आपने लिया और इसको आपने मिक्स कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मिला लिया। अब ये जो बाकी के 6 गोरे कप थे ना, व्हाइट कप, 1 2 3 4 5 6, तो ये व्हाइट कप्स में क्या, 6 कप ऑलरेडी कंटेन सेम वाटर बट इन डिफरेंट लेवल। इसमें लेवलिंग होती है, जैसे किसी में 20, फर्स्ट कप में 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml, ऐसे करते करते ऐसे सक्सेसिव अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है। वही सेम पानी आपको डालना है, ठीक है। तो पानी अच्छे से लेकर आ जाना जहां कभी आपको टेस्ट करना हो। फिर ऑलरेडी मार्किंग्स आर देयर इन कप्स सो दैट यू विल फिल वाटर एट इंक्रीजिंग लेवल इज मार्क्ड इन दीज कप्स। फिर ये कर दिया, अब क्या करोगे, पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ ये जो अपना स्टार्च आयोडीन इंडिकेटर सॉल्यूशन इन ईच ऑफ कप। ये जो स्टार्च आयोडीन इंडिकेटर जो अपन ने बनाया ना यहाँ पे, इसको अपन लेंगे और इसको अपन 2 2 ड्रॉप हर इसमें डालेंगे, हर कप में, ठीक है। अब क्या होगा कि प्रॉपर्टी ऑफ एपरेटस इज व्हेनेवर एनी कप स्टार्ट शोइंग कलर चेंज। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जैसे पानी का मान लो सेकंड अपन ने 2 ड्रॉप डालते गए, अब यहाँ पे कलर चेंज मिला, कलर चेंज क्या, ब्लू कलर का ही हो गया, सेकंड वाला जो है ये ब्लू कलर का चेंज शो कर दिया। ऑल सब्सिक्वेंट कप्स विल आल्सो स्टार्ट शोइंग कलर चेंजेस। मतलब अगर दूसरे ने स्टार्ट कर दिया कलर चेंज, तो इसके बाद तो कलर चेंजिंग अपन को मिलेगी और हो सकता है थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ जाए, ठीक है। तब जहां से जैसे सेकंड कप ने अपना कलर चेंज शो किया, यहाँ पे दूसरे कप ने अपना रंग बदला ना, तो इसका अपन ये एन एक वैल्यू सेट करते हैं, जैसे कि इसमें n इज इक्वल टू 2 हो गया। मान लो तीसरा कप अगर तीसरा कप जो होता है अगर वो कलर चेंज शो करता है तो n इज इक्वल टू 3 हो जाता, ठीक है। अब ये n पता चल गया, n क्या है, तो अब अपन क्या करते हैं, n इंटू 2 ग्राम, n इंटू 2 ग्राम्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विल डिसइंफेक्ट 455 लीटर्स ऑफ वाटर। अब यूनिटरी मेथड, ये थोड़ा फिजिक्स वाला के हिसाब किताब चलेगा कि n इंटू 2 ग्राम्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विल डिसइंफेक्ट 455 लीटर ऑफ वाटर। n क्या है, नंबर ऑफ फर्स्ट कप टू शो कलर चेंज। तो अगर जैसे चौथा कप, फॉर एग्जाम्पल चौथे कप ने कलर चेंज शो किया, तो 4 इंटू 2 ग्राम मतलब 8 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर 455 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट कर सकता है। ये समझ गए अपन, ठीक है। तो अब मान लीजिए 3000 लीटर के लिए, तो 3000 लीटर के लिए कितना ब्लीचिंग पाउडर चाहिए होगा, आई थिंक ये 25 था ना यार, फिर तो 1000 लीटर के हिसाब से इसको ना देख लेना, ये 2.5 नहीं होगा, ये 25 होगा मेरे को लग रहा है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर सफिशिएंट डिसइंफेक्टेड, ये 25 ग्राम होगा, 2.5 तो नहीं होगा, 2.5 बहुत कम हो गया, 25 ग्राम होगा। यहाँ पे एरर है मेरे को ऐसा लग रहा है, ये शायद जब बता रहे होंगे ना, अब मेरे को थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ने के बाद भी क्लिक नहीं किया कि 25 होगा, लगभग 25 ग्राम के आसपास कुछ होना चाहिए, तब आप 1000 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट कर पा रहे हो। तो ये फॉर्मूला से अपन क्या पुट कर दिए, ठीक है, कि जैसे ये तो 8 ग्राम 455 लीटर पानी को अगर ठीक कर सकता है, मतलब उसका क्लोरीन डिमांड मेट कर सकता है, तो 3000 लीटर पानी के लिए कितना चाहिए, 8/455 इंटू 3000 कर दो, तो 52.8 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आ जाएगा। तो इस तरह से अपन हॉरक्स एपरेटस से चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है।
फिर बात करते हैं अपन हार्डनेस ऑफ वाटर की। हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करें तो सोप डिस्ट्रॉइंग पावर ऑफ वाटर। इसमें हार्डनेस में क्या हो जाता है कि रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ सोप टू प्रोड्यूस लेदर। क्या होता है कि भाई कुछ ऐसे पानी होते हैं ना, जैसे आपके हॉस्टल हॉस्टल में कुछ जगह कुछ एरिया के ऐसे हॉस्टल्स होंगे जहाँ पे पानी बहुत ही हार्ड पानी आता है। उस हार्ड पानी में होता ही है, उसमें या तो ये कैल्शियम कार्बोनेट मिला हो सकता है, या तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, जिसमें से जो कार्बोनेट वाला हिस्सा है ये टेम्पररी हार्डनेस प्रोवाइड करता है। टेम्पररी हार्डनेस को आप बॉइलिंग से भी कम कर सकते हो। ये इसको आप पता कैसे करो टेम्पररी परमानेंट है, आप उसको पानी को बॉईल कर दो। बॉईल करोगे तो परत सी जमने लगेगी। वो जो परत जमेगी ना, या जब पानी ठंडा होगी परत सी लगेगी, तो आप समझ जाओगे कि भाई ये जो पानी है इसमें कुछ हार्डनेस है, और उसको फिल्टर आउट करके आप यूज भी कर सकते हो। और नॉन कार्बोनेट यानी कि सल्फेट वाले जैसा कहता है परमानेंट हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट ये सब। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जब आपको जैसे आपको सोप आप लगा रहे हो, आप साबुन लगा रहे हो, और अगर हार्ड पानी आ रहा है तो सोप उतना झाग क्रिएट नहीं कर पाता। एंड डिस्ट्रॉय इंस्ट्रूमेंट एंड अप्लायंस। इंस्ट्रूमेंट और अप्लायंस पे भी ना क्या होता है, जैसे कुछ लोग के कूलर की जो मोटर होती है ना, मोटर बोल रहा हूँ, पंप होता है, पंप एकदम ऐसा वाइट एकदम परत सी जम जाती है वाइट कलर की, और फिर वो पंप की जो चक्री होती है वो घूम नहीं पाती, या वो स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई जो क्या बोलते हैं कार्बोनेट्स है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जमने लगता है। आपकी बाल्टी में भी कभी कभी ऐसा होगा, एक सफेद कलर का ना ऐसे परत सी जम जाती है, आप देखोगे। हर किसी के इसमें नहीं, पर बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा हॉस्टल में खासकर, कि बहुत सारे लोगों के ऐसे जो पानी की परत होती है ना, ऐसे वो पानी की परत बोल रहा हूँ, बाल्टी में ना ऐसे व्हाइटिश कलर के स्पॉट हो जाते हैं, और वो घिसने से भी नहीं जाते इतने आसानी से। आपको लगता है बाल्टी खराब हो गई, कि खराब कैसे हो जाएगी? जब नई बाल्टी ली थी और पुरानी बाल्टी आप देखोगे तो ऐसा एक लेयर जमी होती है, तो वो होता है हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह से। सम लेवल ऑफ हार्डनेस, कुछ हार्डनेस आपकी जरूरी है, कार्डियो प्रोटेक्टिव होती है, इसलिए हार्ड होना जरूरी है भाई। सुबह सुबह उठो तो हार्ड तो होना चाहिए, नहीं हो रहा तो भाई आप ज्यादा ही अश्लील चीजें पे इंडल्ज हो, तो थोड़ा सा कंट्रोल लाइए, आपका हार्ड होना चाहिए, कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है। सम लेवल ऑफ हार्डनेस इज कार्डियो प्रोटेक्टिव। फिर हार्डनेस इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से अपन हार्डनेस को एक्सप्रेस करते हैं। 1 मिली इक्विवेलेंट लीटर ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयन इज इक्वल टू 50 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन, ये चला है, छोड़ो यार, पढ़ना है पढ़ो, ये वाली चीज में इसमें नहीं बोलूंगा। क्लासिफिकेशन, सबसे मेन क्या होता है हार्डनेस ऑफ वाटर का क्लासिफिकेशन। सॉफ्ट वाटर का हिसाब किताब क्या है, लेवल ऑफ हार्डनेस। सॉफ्ट वाटर का हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? सॉफ्ट वाटर है, ढीला है, ढीला पानी है भाई, तो जो चीज ढीली है उसमें हार्डनेस थोड़ी ना होगी, तो लेस देन 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, या लेस देन 50 मिलीग्राम पर लीटर। 50 मिलीग्राम पर लीटर। मॉडरेटली हार्ड है, मतलब थोड़ा थोड़ा खड़ा होता, तो 1 से 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाँ, हार्ड वाटर एकदम सख्त, ठीक है, 3 से 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर का हार्डनेस होती है। और अगर वेरी हार्ड मतलब एकदम बम्बू जैसा है कि खड़ा हो रहा है, मार रहे हो, पीट रहे हो, बैठ ही नहीं रहा, ओवर 6 की हार्डनेस है उसमें। तो हार्डनेस का हिसाब किताब भाई ये है। फिर सॉफ्टनेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज डन फॉर हार्डनेस, मतलब क्या है कि भाई देखो, हार्ड वाटर के लिए आप थोड़ा सा पानी को सॉफ्ट करना चाहोगे, मतलब 150 मिलीग्राम पर लीटर की हार्डनेस, या फिर और मोर देन 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की हार्डनेस अगर है, प्रेजेंट है किसी पानी पे, तो अपन उसको ट्रीट करते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो पाए। ठीक है, क्या बहुत ज्यादा हार्ड होगा तो दर्द भी होगा ना, तो अपन थोड़ा सा मॉडरेटली हार्ड करने की कोशिश करते हैं कि अंदर घुस जाए, पानी अंदर पी पाए, घुस जाए क्या होता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ हार्डनेस, कैसे हार्डनेस को कैसे रिमूव करोगे भाई? टेम्पररी हार्डनेस को बॉईल कर दो, एडिशन ऑफ लाइम, चूना डाल दो, सोडियम बाइकार्बोनेट को डाल दो, नहीं तो परम्यूटेड प्रोसेस होती है। ये सब तुमने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा होगा आई थिंक, या पानी वानी जो भी चैप्टर था ना केमिस्ट्री में तुमने पढ़ के आए होगे शायद, इतने पढ़े लिखे हो गए, ऐसा मेरा मानना है। परमानेंट कैसे, परमानेंट को अपन कैसे हटा सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। बेस एक्सचेंज प्रोसेस भी एक होता है जिससे अपन परमानेंट हार्डनेस को अपन ट्रीट कर सकते हैं। फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर, डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर, तो ये डेंटल कैरियर एक्सप्रेस, ये सब मैंने बता चुका न्यूट्रिशन पे, तो मैं ये बता रहा। फ्लोरीन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए पानी में? 0.5 टू 0.8 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये ऑप्टिमम होती है। वाटर, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी की बात करते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स है जिसको कलर, ओडर, टेस्ट एंड टर्बिडिटी डिटरमाइंस द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो
ये सब बहुत यूनिट यूनिट दी है भाई कि कलर लेस देन 5 हेजन यूनिट, एक कलर की कुछ यूनिट होती है। हाँ, टर्बिडिटी लेस देन 1 नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, ये सब एकदम डिटेल में जब जाओगे तो तुमको देखना चाहिए, बाकी तुम्हारे लेवल पे या मेरे लेवल पे भी नहीं है इतनी चीज। हार्डनेस का अपन ने देख लिया कि भाई लेस होना चाहिए कितना, 100 टू 300 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए हार्डनेस, तो वो पानी पीने लायक है, ड्रिंकिंग वाटर है। नहीं है तो उसको फिर अपन सॉफ्ट करेंगे। फिर पीएच 6.8 टू 6.5 टू 8.5। टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, तो इसका एक बहुत ही रोला चलता है, ठीक है, टीडीएस लेवल चेक करने को बोलते रहते हैं। तो इसमें ये क्या है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, तो जैसे फ्लोराइड, मतलब टोटल टीडीएस कितना होना चाहिए किसी पानी का, अगर पीने लायक है तो 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। लेस देन 500 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम टीडीएस आ रहा है तो पानी पीने लायक है बेशक। फ्लोराइड कितना होना चाहिए उसमें, लेस देन 1 ppm। हाँ, नाइट्रेट उसमें लेस देन 45 मिलीग्राम पर लीटर, नहीं तो वो हो जाता है ना ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्या क्या हो जाता है। नाइट्राइट लेस देन 3 मिलीग्राम पर लीटर। रेडियो एक्टिविटी, ओडर एग्रीएबल होनी चाहिए, रेडियो एक्टिविटी तो नहीं पूछ रहा कि तुम्हारा पानी एकदम रेडियो एक्टिव आ रहा है। फिर बैक्टीरियल इंडिकेटर्स कौन कौन से वाटर क्वालिटी के लिए, तो कॉलीफॉर्म्स जो होते हैं ना, एस्केरेशिया कोलाई, ये बेस्ट ओवरऑल इंडिकेटर है पानी की क्वालिटी को असेस करने के लिए। अगर ये प्रेजेंट है, ए कोलाई किस में प्रेजेंट होता है, एस्केरेशिया कोलाई, ये होता है टट्टी में प्रेजेंट होता है। अब अगर टट्टी का माल मतलब, अब ये है कि भाई अब ये पानी में प्रेजेंट है तुम्हारे ड्रिंकिंग वाटर में, तो ऑब्वियसली भाई पानी कंटेमिनेट हो गया, तो बेस्ट इंडिकेटर होता है। फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई भी होता है कि रिसेंट कंटेमिनेशन ड्रिंकिंग वाटर, तो फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई नाम से बता रहा है भाई किसी ने पानी के आसपास कुछ कुछ तो धोया है जो कि उसको नहीं धोना था। एक होता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, इससे तो भाई आपको पता ही होगा इससे और क्या क्या होता है परफ्रिंजेंस से। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस से अपना क्या बोलते हैं इसको, गैंग्रीन, कौन सा गैंग्रीन बोलता है अच्छा सा, गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन भाई भाई माइक्रोबायोम में आपको ध्यान आ गया होगा, ऐसा पैर है जो उसको कटा फुटा सा पैर है, एकदम चुद जाता है उसका पैर, गैस गैंग्रीन सड़ जाता है। तो ये भी अगर प्रेजेंट है आप, तो रिमूव कंटेमिनेशन ड्रिंकिंग, तो ये भी अगर ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट है तो ये बैक्टीरियल इंडिकेटर्स है। कौन कौन से इंडिकेटर, कॉलीफॉर्म्स, फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ कॉलीफॉर्म्स इन ड्रिंकिंग वाटर क्या है, प्रिजम्पटिव कॉलीफॉर्म टेस्ट, ऑल एसिड एंड गैस प्रोड्यूसिंग बेसिलाई और कॉलीफॉर्म्स। तो अपन इनका एक टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, और अब इसके टेस्ट वेस्ट करने, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कॉलीफॉर्म इन ड्रिंकिंग वाटर, आइजेक मैन टेस्ट होता है, इसको अपन करते हैं। कैसे करते हैं ये सब कोई जरूरत नहीं जानने की, नाम पता कर लो बस काफी है भाई, ठीक है। तो इसी के साथ भाई ये इन्वायरमेंट हेल्थ खत्म होता है भाई यहाँ पे, तो बख्श दो मेरे को भाई, खत्म, ये अभी के लिए खत्म हो रहा है, ये इस चैप्टर को खत्म किया जाएगा। अब भाई अपन आएंगे नेक्स्ट जो भी होगा, कितने 12 12:30 हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर कल रिकॉर्ड करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।